से देख करके आप लोग लाभान्वित हो सकते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के पहले प्रश्न के बारे में। तो इस तरीके से दोस्तों आज का सेशन का पहला प्रश्न खोज और टीका से संबंधित होने वाला है, जो कि कुल मिलाकर बात करें तो 511 नंबर प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक ने देखा कि हरी फफूंदी की उपस्थिति ने जीवाणुओं के विकास को रोक दिया। वैज्ञानिक कौन है और यह अवलोकन किस खोज की ओर ले गया? दोस्तों इस घटना के बारे में बात करें तो यह वैज्ञानिक रहने वाले थे दोस्तों अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और ये पेनिसिलिन से संबंधित था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन का उपयोग जो है दोस्तों वो गले के संक्रमण, उसके बाद में मेनिंजाइटिस, उपदंश और विभिन्न अन्य संक्रमणों के उपचार में किया जाता है, और इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 512 नंबर प्रश्न की खाद्य जाल अर्थात फूड वेब के विशिष्ट आकार का वर्णन करने वाले पहले अंग्रेजी परिस्थितिकीविद कौन थे जिसे कि उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था? दोस्तों यह वैज्ञानिक रहे थे चार्ल्स एल्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, चार्ल्स एल्टन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चार्ल्स एल्टन ने सबसे पहले फूड वेब के विशिष्ट आकार का वर्णन किया था, जिसे कि उन्होंने संख्याओं का पिरामिड कहा था। दोस्तों सर आर्थर टेंसले ने वर्ष 1935 ईस्वी में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को गढ़ा था, जबकि यूजीन ओडूम की बात करें तो यूजीन ओडूम को आधुनिक पारिस्थितिकी के पिता के रूप में जाना जाता है। दोस्तों पारिस्थितिकी शब्द जो है वो जर्मन प्राणी विज्ञान अल्बर्ट हैकेल के द्वारा गढ़ा गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 513 नंबर क्वेश्चन के पारिस्थितिकी तंत्र के माध्यम से ऊर्जा और पोषक तत्व कैसे प्रभावित होते हैं? इस बारे में किस पारिस्थितिकीविद के साथ शोध ने क्रांतिकारी नई अंतर्दृष्टि प्रदान की? वे रहे थे दोस्तों रेमंड एल शिल्डमैन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रेमंड एल शिल्डमैन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि रेमंड रेलैंड शिल्डमैन एक पारिस्थितिकीविद थे जिसके स्नातक शोध को पारिस्थितिकी तंत्र पारिस्थितिकी क्षेत्र में एक मौलिक अध्ययन होने का श्रेय दिया जाता है, विशेष रूप से दोस्तों ट्रैफिक गतिविधि के विषय पर। इसके बाद में बात करें तो अर्नस्ट हैकेल जो कि पुनरावर्तन सिद्धांत दिए थे 1866 ईस्वी में। उसके बाद में आर्थर टेंसले की बात करें तो ये वर्ष 2000 ईस्वी में न्यू फाइटोलॉजिस्ट की स्थापना भी किए थे, और उसके बाद में चार्ल्स एल्टन जो कि खाद्य श्रृंखला में वस्तुओं का पिरामिड के बारे में बताए थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 514 नंबर प्रश्न की हेलिकोबैक्टर पाइलोरी जीवाणु की खोज और उसके बाद में गैस्ट्राइटिस और पौष्टिक या पेप्टिक अल्सर रोग में इसकी भूमिका के अध्ययन के लिए फिजियोलॉजी या फिर चिकित्सा विज्ञान का 2005 का नोबेल पुरस्कार बैरी जे मार्शल के साथ किसे दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था जे रॉबिन वारेन को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जे रॉबिन वारेन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि वर्ष 2005 ईस्वी में फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार बैरी जे मार्शल और जे रॉबिन वॉरेन को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। दोस्तों पॉल लेटरवर पीटर मैन्सफील्ड वर्ष 2013 ईस्वी में चुंबकीय अनुवाद इमेजिंग के लिए, उसके बाद में रिचर्ड एक्सल और लिंडा बी वग को 2004 में घ्राण प्रणाली के लिए, जबकि मारियो और कैपेची सर मार्टिन जे वाइन्स और उसके बाद में ओलिवर स्मिथिस जो कि 2007 ईस्वी में चूहों में जीन संशोधन के लिए इन्हें प्रदान किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 515 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1857 ईस्वी में सबसे पहले प्रयोगात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था कि शर्करा से अल्कोहल बनाने के लिए ईस्ट उत्तरदायी है और सामान्य हवा में पाए जाने वाले प्रदूषक सूक्ष्मजीव किण्वन के खट्टेपन का कारण बन सकते हैं? दोस्तों इस बात को प्रदर्शित करने वाले थे लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लुई पास्चर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि लुईस पास्चर जिन्होंने यह पाया कि सूक्ष्मजीव किण्वन और बीमारी का एक कारण बनते हैं, जबकि बात करें तो पास्चुराइजेशन की प्रक्रिया और उसके बाद में एंथ्रेक्स और रेबीज के खिलाफ टीके विकसित भी किए। इसके बाद में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, और उसके बाद में फैनी हेस्से ने सबसे पहले बैक्टीरिया को बढ़ने और अलग करने के लिए एक संस्कृति माध्यम के रूप में अगर के उपयोग का प्रस्ताव दिया। दोस्तों मार्टिनस की बात करें तो मार्टिनम विलेम वेजरिनक ने पहली बार पहचाना था कि वायरस अन्य जीवों से अलग होने वाली संस्थाओं को पुनः उत्पन्न कर सकते हैं या कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 516 नंबर क्वेश्चन, और 516 नंबर प्रश्न कह रहा है कि
कैमिलो गोल्गी या कैमिलो गोल्गी को वर्ष 1906 ईस्वी में तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उसके काम के लिए नोबेल पुरस्कार किसके साथ संयुक्त रूप से दिया गया था? दोस्तों ये दिया गया था सेंटियागो रेमोने कैजल को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि जियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार वर्ष 1906 ईस्वी को संयुक्त रूप से कैमिलो गोल्गी और उसके बाद में सेंटियागो रोमेनवाई काजल को तंत्रिका तंत्र की संरचना पर उसके काम की मान्यता में प्रदान किया गया था। जबकि बात करें तो एटोर मार्चियाफका, दोस्तों एटोर मार्चियाफवा जो कि मलेरिया के अपने अध्ययन के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद में सेरारे लोम्ब्रेसो जो कि अपराध विज्ञान का जैविक सिद्धांत दिए थे। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं। 517 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एंटोनी वैन ल्यूवेनहॉक 17वीं शताब्दी के अंत में किस खोज के लिए जाने जाते थे? दोस्तों ल्यूवेनहॉक के द्वारा खोज किया गया था जीवाणु और प्रोटोजुआ के अवलोकन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, जीवाणु और प्रोटोजुआ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ल्यूवेनहॉक एक जो कि सूक्ष्म जीव विज्ञान के पिता के रूप में भी जाने जाते हैं। वे प्रोटिस्टा और बैक्टीरिया दोनों की भी खोज की थी। दोस्तों एक स्टेम सेल के गुण, उसके बाद में एटीपी अणु और कोशिका में न्यूक्लियस। कहने का मतलब है दोस्तों कि एक स्टेम में सेल के गुण को खोज करने वाले थे अर्नेस्ट मैकुलोच और जेम्स टील, जबकि एटीपी अणु के खोज करने वाले थे कार्ल लुहमैन और उसके बाद में कोशिका में न्यूक्लियस पाया जाता है, इस बात को खोज करने वाले थे रॉबर्ट ब्राउन। इसके बाद में अगला प्रश्न है 518 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1838 ईस्वी में किसने पादप कोशिकाओं की संरचना और उत्पत्ति पर चर्चा करते हुए एक लेख प्रकाशित किया था? दोस्तों इसको प्रकाशित करने वाले थे मिथियास स्लेडेन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, मिथियास स्लेडेन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मिथियास जैकब स्लेडेन और उसके बाद में थियोडोर स्वान ने कोशिका सिद्धांत की सह स्थापना की। दोस्तों वर्ष 1838 ईस्वी में स्लेडेन ने कोशिका को पौधे की संरचना की मूल इकाई के रूप में परिभाषित किया और एक साल के बाद स्वान ने कोशिका को पशु संरचना की मूल इकाई के रूप में भी परिभाषित किया। उसके बाद में बात करें तो बिर्चो ने सेलुलर पैथोलॉजी जो कि सेलुलर स्तर पर बीमारी का अध्ययन के लिए जाना जाता है, उसके लिए आधार तैयार किए। इसके बाद अगला प्रश्न है 519 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 1972 ईस्वी में डैश ने अर्थात किसने संख्याओं का पिरामिड शब्द गढ़ा जो कि प्रत्येक पोषी अर्थात ट्रैफिक स्तर में मौजूद व्यक्तियों अर्थात संख्याओं की तुलना संख्या का प्रतिनिधित्व करती है? वे थे दोस्तों चार्ल्स एल्टन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, चार्ल्स एल्टन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि संख्याओं के पिरामिड अर्थात एल्टिनियन पिरामिड की अवधारणा चार्ल्स एल्टन के द्वारा विकसित की गई थी, जबकि यूजिन प्लेजेंट्स ओडम को पारिस्थितिकी तंत्र परिस्थितिकी पर उनके अग्रणी कार्य के लिए जाना जाता है। दोस्तों अर्नेस्ट हैकेल ने वर्ष 1866 ईस्वी में जीवित रूपों की अर्थव्यवस्था का वर्णन करने के लिए पारिस्थितिकी शब्द प्रदान किया। उसके बाद में टेंसले की बात करें तो टेंसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द को जैविक समुदाय और उसके भौतिक पर्यावरण के एकीकरण को पहचानने के लिए प्रदान किया। अगला प्रश्न है 520 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 1839 ईस्वी में सर 1839 ईस्वी में जन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे को किस खोज के लिए जाना जाता है? दोस्तों इनको जाना जाता है प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रदान करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म शब्द प्रदान करने के लिए। इसके बाद इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जॉन इवेंजेलिस्टा पुरकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म शब्द वर्ष 1839 ईस्वी में प्रदान किया, जबकि डेविड रॉबर्टसन की बात करें तो डेविड रॉबर्टसन प्रस्तावित एक लिपिड बिलियर झिल्ली, उसके बाद में अर्नेस्ट ओबर्टन जो कि डिस्कवरी प्लाज्मा झिल्ली, उसके बाद में रॉबर्ट ब्राउन की बात करें तो ये सेल में न्यूक्लियस हैं, इसके पता लगाए थे। अगला प्रश्न है 521 नंबर क्वेश्चन की वर्ष 1879 ईस्वी में सैलामेंडर भ्रूण में कोशिका विभाजन किसने देखा, जहां कोशिकाएं निश्चित अंतराल पर विभाजित होती है? दोस्तों इसको देखने वाले थे वाल्थर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वाल्थर फ्लेमिंग। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वाल्थर फ्लेमिंग कोशिका अनुवांशिकी के अग्रदूत थे और विज्ञान का एक क्षेत्र जो कि माइक्रोस्कोप के तहत कोशिका नाभिक में संरचनाओं और प्रक्रियाओं का विश्लेषण करता है। उसके बाद में बात करें तो उन्होंने पशु गुणसूत्र को भी खोज किया था और अल्बर्ट वन
कोलिकर की बात करें तो उनको ऊतक विज्ञान में उनके योगदान के लिए जाना जाता है और पशु ऊतकों की सूक्ष्म संरचना का ज्ञान इन्होंने दिया था। इसके बाद बात करें तो गर्थ एल निकोलसन ने कोशिका झिल्ली के लिए एक ऐतिहासिक वैज्ञानिक मॉडल बनाया जिसे कि फ्लूइड मोजेक मॉडल के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 522 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रुडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने प्रसिद्ध रूप से घोषित किया कि हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है। दोस्तों ये किया गया था वर्ष 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि रुडोल्फ विर्चो ने हड्डी और संयोजी ऊतक में कोशिकाओं को पाया और उसके बाद में माइलिन जैसे पदार्थों का वर्णन किया। दोस्तों वह पल्मोनरी थ्रोम्बोलिज्म की तंत्र की व्याख्या करने वाले पहले व्यक्ति भी थे और वह ल्यूकेमिया को पहचानने वाले भी पहले व्यक्ति थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 523 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि बेसिल कैलमेट ग्वेरिन अर्थात BCG के लिए एक टीका है। दोस्तों वह टीका है तपेदिक का, टीबी का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, तपेदिक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बेसिल कैलमेट ग्वेरिना अर्थात BCG तपेदिक के लिए एक टीका है। तपेदिक अर्थात टीबी की बात करें तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है और प्लेग एक संक्रमण रोग है जो कि जानवरों और मनुष्यों को प्रभावित करता है। जबकि यह बात करें दोस्तों तो यह जीवाणु येरसिनिया पेस्टिस के कारण होता है। जबकि कंठमाला की बात करें तो कंठमाला एक वायरस बीमारी है जो कि रूबुला वायरस परिवार के एक सदस्य पैरामाइस्कोयो वायरस के कारण होती है। दोस्तों टाइफाइड की बात करें तो टाइफाइड जो है वो बुखार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया के कारण होने वाली एक जानलेवा बीमारी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 524 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1885 ईस्वी में हैजा का टीका विकसित किया था। दोस्तों हैजा के टीका को विकसित करने वाले व्यक्ति की बात करें तो वे रहे थे जैमे फेरनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। डिस्क्रिप्शन है कि जैम फेरान ने वर्ष 1885 ईस्वी में हैजा के टीका का विकास किया। दोस्तों फेरान भी सामूहिक टीकाकरण करने वाले एक पहले व्यक्ति बने और वह लुई पास्चर के छात्र थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 525 नंबर क्वेश्चन की चेचक के टीके की खोज किसने की। दोस्तों चेचक के टीके की खोज करने वाले थे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, एडवर्ड जेनर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। जबकि बात करें तो जोनास साल्क ने पोलियो के लिए पहला सुरक्षित और प्रभावी टीका विकसित किया। जबकि लुई पास्चर ने पास्चुराइजेशन, रेबीज वैक्सीन, हैजा वैक्सीन, एंथ्रैक्स वैक्सीन की खोज की थी। उसके बाद में लियोन कैलमेट की बात करें तो लियोन कैलमेट ने बेसिलस कैलमेट गुएरिन वैक्सीन की खोज की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 526 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि टीबी के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों टीबी के टीके की खोज करने वाले थे लियोन कैलमेट और उसके बाद में कैमिली गुएरिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि टीबी की टीके की खोज लियोन कैलमेट और कैमिली गुएरिन ने की थी। दोस्तों बेसिलस कैलमेट गुएरिन अर्थात BCG वैक्सीन मुख्य रूप से तपेदिक अर्थात टीबी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाने वाला टीका है। इसके बाद में बात करें तो इसका नाम इसके आविष्कार को अल्बर्ट कैलमेट और कैमिली गुएरिन के नाम पर रखा गया है। दोस्तों BCG वैक्सीन का पहली बार वर्ष 1921 ईस्वी में चिकित्सकीय रूप से उपयोग किया गया था और यह विश्व स्वास्थ्य संगठन की आवश्यक दवाओं की सूची में है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 527 नंबर क्वेश्चन की प्याज रासायनिक क्षोमक का उत्पादन करता है जिसे कि साइन प्रोपेनेथिलियम और उसके बाद में ऑक्साइड के रूप में जाना जाता है और यह हमारी आंखों की डैश ग्रंथियों को उत्तेजित करता है जिनसे कि अश्रु निकलते हैं। वह करता है दोस्तों उपकरण को उत्तेजित। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, उपकरण। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि लैक्रिमल ग्रंथियाँ अपनी आंखों के कोनों में ग्रंथियाँ है जो कि आंसू पैदा करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 528 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है। दोस्तों 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है अर्नस्ट मेयर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्नस्ट मेयर को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए अल्बर्ट मेयर को या अर्नस्ट मेयर को
20वीं शताब्दी के डार्विन के रूप में जाना जाता है। उनका जन्म जर्मनी में हुआ था और उन्हें अनिवार्य रूप से जीव विज्ञान के इतिहास और दर्शन के क्षेत्रों का निर्माण करने के लिए मान्यता प्राप्त है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 529 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 1915 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का उल्लेख किया। दोस्तों वे थे रिचर्ड विलस्टेटर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि रिचर्ड विलस्टेटर ने पौधों में क्लोरोफिल की संरचना की प्रकृति का वर्णन करने के लिए वर्ष 1915 ईस्वी में उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। यह भी नोबेल पुरस्कार को जीते और इसकी संरचना में केंद्रीय तत्व के रूप में मैग्नीशियम का भी उल्लेख किया। अगला प्रश्न है 530 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिस्टियान बर्नार्ड किसके लिए प्रसिद्ध हैं। दोस्तों क्रिस्टियान बर्नार्ड के बारे में बात करें तो ये प्रसिद्ध हैं दुनिया का पहला मानव हृदय प्रत्यारोपण करने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि क्रिस्टियान बर्नार्ड जो कि वर्ष 1922 से लेकर के वर्ष 2001 ईस्वी तक इनका जीवन काल रहा था और वे दक्षिण अफ्रीका के एक कार्डियक सर्जन रहे थे जिन्होंने दुनिया में पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण करके प्रसिद्धि हासिल की थी। दोस्तों वर्ष 1967 ईस्वी में उन्होंने एक युवक ब्रेन डेड महिला में लुइस वास्कैंसी को हृदय प्रत्यारोपित किया जिससे कि एक एल्जाइमर हृदय रोग था। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें जो कि एक लाइलाज हृदय रोग था। इसके बाद में बात करें तो 531 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस हेपेटाइटिस विषाणु के लिए कोई टीका नहीं है। वह है हेपेटाइटिस सी के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, हेपेटाइटिस सी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हेपेटाइटिस सी भी अल्पकालिक संक्रमण के रूप में शुरू हो सकती हैं। दोस्तों लेकिन बात करें तो कुछ लोगों में वायरस शरीर में रहता है जिससे कि परिणामस्वरूप पुरानी बीमारी और लंबे समय तक जिगर की समस्या रहती है। हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी को रोकने के लिए दोस्तों टीके हैं, लेकिन हालांकि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई टीका नहीं है। इसके बाद में 532 नंबर प्रश्न है कि किस वनस्पति विज्ञानी को पादप वर्गीकरण के सबसे पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों ये दिया जाता है अगस्त विल्हेम आइकलर को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अगस्त विल्हेम आइकलर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अगस्त विल्हेम इचलर, जिसे कि उनके लैटिन नाम अगस्ट गुइलियल्स इलिची के नाम से भी जाना जाता है या इचली के नाम से जाना जाता है। दोस्तों वे एक जर्मन वनस्पति शास्त्री थे जिन्होंने विकास की अवधारणा को प्रतिबिंबित करने के लिए पौधों के वर्गीकरण की नई प्रणाली विकसित की थी। इसके बाद में बात करें तो 533 नंबर प्रश्न है पोलियो वैक्सीन के विकास के लिए किसके आविष्कार अग्रणी हुए हैं। दोस्तों वे विकास अग्रणी हुए हैं जोनास साल्क का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जोनास साल्क। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पहला प्रभावी पोलियो टीका वर्ष 1952 ईस्वी में जोनास साल्क के द्वारा विकसित किया गया था और साल्क और पीटर्सबर्ग के विश्वविद्यालय की एक टीम जिसमें जूलियस यंगर, उसके बाद में वर्नर बेनेट एल, उसके बाद में जेम्स लुइस और फिर लॉरेन फ्रीडमैन शामिल थे। दोस्तों जिन्हें बाद के परीक्षण के वर्षों की आवश्यकता थी। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 534 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का संबंध क्रेस्कोग्राफ की खोज से है। दोस्तों उसका संबंध है जगदीश चंद्र बोस से, या जगदीश चंद्र बोस का संबंध क्रेस्कोग्राफ की खोज से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि क्रेस्कोग्राफ जो कि पौधों में वृद्धि को मापने के लिए एक उपकरण है और इसका आविष्कार 20वीं सदी की शुरुआत में सर जगदीश चंद्र बोस ने किया था। दोस्तों बोस क्रेस्कोग्राफ की बात करें तो ये 10,000 तक की आवर्धन पर एक पौधे की नोक की गति को रिकॉर्ड करने के लिए क्लार्क वर्क गियर्स और एक स्मोक्ड ग्लास प्लेट की एक श्रृंखला का उपयोग करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 535 नंबर क्वेश्चन है कि शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों शल्य चिकित्सा का जनक कहा जाता है सुश्रुत को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सुश्रुत। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सुश्रुत प्राचीन भारत में एक चिकित्सक थे जिन्हें कि आज भारतीय चिकित्सा के जनक और फिर उसके बाद में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में भी जाना जाता है, जो कि शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं का आविष्कार और विकास करते हैं।
इसके बाद में अगला प्रश्न है 536 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने सुझाया था कि जीवन अवश्य ही सरल कार्बनिक अणुओं से विकसित हुआ है। दोस्तों इस बात को बताने वाले थे JBS हाल्डेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, JBS हाल्डेन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि JBS हाल्डेन ने सुझाव दिया था कि जीवन का विकास साधारण अकार्बनिक अणुओं से हुआ होगा। दोस्तों वह एक ब्रिटिश भारतीय वैज्ञानिक थे और वह न्यू डार्विन्स के संस्थापकों में से एक थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 537 नंबर क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से किसने रक्त के परिसंचरण की खोज की थी। दोस्तों रक्त के परिसंचरण को खोज करने वाले थे विलियम हार्वे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, विलियम हार्वे। इसका डिस्क्रिप्शन है कि विलियम हार्वे एक अंग्रेजी चिकित्सक थे जिन्होंने शरीर रचना विज्ञान और शरीर विज्ञान में मौलिक योगदान दिया। दोस्तों वह पहले ज्ञात चिकित्सक थे जिन्होंने पूरी तरह से वर्णन किया था और विस्तार से प्रणालीगत परिसंचरण और फिर रक्त के अणुओं को हृदय के द्वारा मस्तिष्क और शरीर में पंप किया जा रहा था। अगला प्रश्न है 538 नंबर क्वेश्चन की, वर्ष 1906 ईस्वी में किस व्यक्ति को उसके न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों न्यूरॉन सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता जो रहे हैं वे रहे हैं सेंटियागो रेमन बाई कैजल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेंटियागो रेमन बाई कैजल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि न्यूरॉन सिद्धांत यह अवधारणा है कि तंत्रिका तंत्र असतत व्यक्तिगत कोशिकाओं न्यूरॉन्स से बना होता है जो कि एक निरंतर नेटवर्क बनाने के विरोध में एक दूसरे से अलग होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 539 नंबर क्वेश्चन की, चेचक के टीके की खोज किसने की थी। दोस्तों चेचक के टीके की खोज करने वाले थे एडवर्ड जेनर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, एडवर्ड जेनर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि चेचक का टीका विकसित होने वाला पहला सफ़ेद टीका एडवर्ड जेनर के द्वारा ही वर्ष 1796 ईस्वी में पेश किया गया था। इसके बाद में 540 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जीवों को 5 वर्गों में वर्गीकृत करने की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। दोस्तों यह अवधारणा दी गई थी रॉबर्ट विटेकर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, रॉबर्ट विटेकर। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 5 राज्यों के वर्गीकरण का प्रस्ताव देने वाले प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट विटेकर थे और इसे मोनेरा प्रतिष्ठा फंगी प्लांटे और इसके बाद में एनीमिया में विभाजित किया गया था। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 541 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डीएनए का पहली बार पृथक्करण, संश्लेषण तथा एक अद्वितीय बृहत अणु के रूप में पहचान किसके द्वारा किया गया था। दोस्तों यह पहचान किया गया था फ्रेडरिक मिसर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, फ्रेडरिक मिसर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि फ्रेडरिक मिसर के द्वारा डीएनए को पहले एक अद्वितीय ब्रेको मोलेक्यूल्स के रूप में अलग पहचान और विश्लेषण किया गया था। इसके बाद में अगला प्रश्न है 542 नंबर क्वेश्चन की, डैश को अर्थात किसको भारतीय पक्षी विज्ञान का जनक कहा जाता है। वो कहा जाता है दोस्तों एलन ऑक्टोबियम ह्यूम को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एलन ऑक्टोबियम ह्यूम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि एलन ऑक्टोबियम ह्यूम को डॉक्टर सलीम अली ने भारतीय पक्षी विज्ञान का पिता कहा था और वह एक स्कॉटिश सिविल सेवक, राजनीतिक सुधारक और फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक भी थे। इसके बाद में अगला प्रश्न है 543 नंबर क्वेश्चन की, पेनिसिलिन जो कि दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक दवाओं में से एक है उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। कुल मिलाकर बात करें दोस्तों तो पेनिसिलिन की खोज करने वाले थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पेनिसिलिन जो कि पहला सच्चा एंटीबायोटिक वर्ष 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था और पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स कई जीवाणु संक्रमणों के खिलाफ प्रभावी होने वाली पहली दवाओं में से थे। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले टॉपिक को जो कि वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित होगा। वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित पहला प्रश्न कुल मिलाकर बात करें तो 544 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1869 ईस्वी में एक शब्द ओकोलॉजी का नाम किसने रखा जो कि जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। दोस्तों ओकोलॉजी शब्द को रखने वाले वैज्ञानिक थे अर्नस्ट हैकेल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अर्नस्ट हैकेल। इसका डिस्क्रिप्शन है कि 1869 ईस्वी में अर्नस्ट हैकेल ने एक नए शब्द ओकोलॉजी का नाम दिया जो कि जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है। इसके बाद में बात करें तो यूजियम ओडीन आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक हैं और चार्ल्स एल्टन की बात करें तो चार्ल्स एल्टन संख्याओं के पिरामिड की अवधारणा के मुख्य वास्तुकार थे और खाद्य श्रृंखला, खाद्य वेव और पारिस्थितिकी अल्लाह की अवधारणाओं के
आविष्कारों में से एक थे। दोस्तों आर्थर टेंसले की बात करें तो आर्थर टेंसले ने पारिस्थितिकी शब्द या पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द गढ़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 545 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ों और उसके इंसानों, पर्यावरण और अन्य जीवों से संबंध का अध्ययन है। वह है दोस्तों कीट विज्ञान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कीट विज्ञान। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कीट विज्ञान जो कि कीड़ों और मनुष्यों, पर्यावरण और अन्य जीवों के साथ उनके संबंधों का अध्ययन है। वहीं बात करें तो पक्षी विज्ञान पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है, जबकि प्राणी विज्ञान की एक शाखा है ये। इसके बाद में बात करें तो आचार विज्ञान अर्थात इथोलॉजी, ये प्राकृतिक परिस्थिति में जानवरों के व्यवहार का अध्ययन है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को 546 नंबर क्वेश्चन है कि बागवानी की वह शाखा जो कि सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और फिर विपणन से संबंधित है, वह क्या कहलाती है। दोस्तों वह कहलाती है ओलेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ओलेरीकल्चर। इसके बाद में इसके सॉल्यूशन को देखें तो इसका सॉल्यूशन कह रहा है कि बागवानी की वह शाखा जो कि सब्जियों के उत्पादन, भंडारण, प्रसंस्करण और फिर विपणन से संबंधित है, वो ओलेरीकल्चर कहलाती है। दोस्तों पोमोलॉजी की बात करें तो पोमोलॉजी वह विज्ञान है जो कि फल और फूल उगाने से संबंधित है। और कृषि विज्ञान की बात करें तो कृषि की वह शाखा है जो कि खेत में फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन से संबंधित है। वहीं बात करें मधुमक्खी पालन के बारे में तो मधुमक्खी पालन या जिसे कि मधुमक्खी पालन भी कहते हैं। दोस्तों मधुमक्खी पालन जो है वो मधुमक्खी कॉलोनियों का रखरखाव है और आमतौर पर मनुष्य के द्वारा ये मानव निर्मित पत्ती में है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 547 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इचिथोलॉजी किससे संबंधित है। इचिथोलॉजी की बात करें दोस्तों तो ये संबंधित है मछली के अध्ययन से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा मछली का अध्ययन। कहने का मतलब है कि मछली का अध्ययन ही इचिथोलॉजी कहलाता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि इचिथोलॉजी ये मछली के अध्ययन से संबंधित है और पक्षियों का अध्ययन कहलाता है दोस्तों ऑर्निथोलॉजी। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को 548 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एग्रिफिया क्या है। एग्रिफिया की बात करें दोस्तों तो वह लिखने की क्षमता का अभाव है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एग्राफिया लिखने के माध्यम से संवाद करने की क्षमता में कमी होता है, जबकि सुनने की क्षमता में कमी दोस्तों प्रेस्बिकोसिस कहलाती है, अर्थात वो प्रेस्बिकोसस कहलाती है। जबकि बात करें बोलने की क्षमता के बारे में तो बोलने की क्षमता की कमी एफसिया कहलाती है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं तो 549 नंबर क्वेश्चन है कि डैश गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्सव या प्रसवोत्तर अवधि पर केंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। दोस्तों वह है प्रसूति विज्ञान। कहने का मतलब है कि प्रसूति विज्ञान गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर केंद्रित एक अध्ययन का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा प्रसूति विज्ञान। इसका डिस्क्रिप्शन है कि प्रसूति विज्ञान गर्भावस्था, प्रसव और प्रसवोत्तर अवधि पर केंद्रित अध्ययन का क्षेत्र है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 550 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनेइरोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा ओनेइरोलॉजी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को ओनेइरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 551 नंबर प्रश्न की वर्ष 1930 ईस्वी में किस वैज्ञानिक को एबीओ ब्लड सिस्टम समझाने के लिए या समझने के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वह वैज्ञानिक रहे थे दोस्तों कार्ल लैंडरस्टीन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्ल लैंडरस्टीन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कार्ल लैंडस्टीनर को प्रमुख रक्त समूहों की खोज और रक्त समूह की एबीओ प्रणाली के विकसित के लिए या विकास के लिए फिजियोलॉजी या फिर मेडिसिन के लिए वर्ष 1930 ईस्वी का नोबेल पुरस्कार मिला, जिसने कि रक्त आधान को एक नियमित चिकित्सा पद्धति बना दिया है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। 552 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग घरेलू कुत्तों के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए किया जाता है। वह शब्द है दोस्तों साइनोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा साइनोलॉजी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि साइनोलॉजी कुत्ते या घरेलू कुत्तों का अध्ययन है, जबकि कार्पोलॉजी की बात करें तो कार्पोलॉजी बीजों और फलों की संरचना का अध्ययन है, और रसायन विज्ञान की बात करें तो ये धन का अध्ययन है। जबकि क्रोनियोलॉजी की बात करें तो क्रोनियोलॉजी विभिन्न मानव जातियों के खोपड़ियों के आकार और अमाप का अध्ययन है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 553 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीरोपोडी विज्ञान की एक शाखा है जो कि शरीर के किस अंग से संबंधित है। वह है दोस्तों पैरों का पंजा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पैरों का पंजा।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि चिरोपोडी लोगों के पैरों की समस्याओं और रोगों का अध्ययन है और उपचार भी है। दोस्तों, फेफड़ों के अध्ययन को पल्मोनोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जबकि जिगर का अध्ययन हेप्टोलॉजी के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ेंगे और फिर देखेंगे अगले प्रश्न को। 554 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चिकित्सा विज्ञान की उस शाखा को क्या कहा जाता है जिसका संबंध गुर्दे से है? वह कहलाता है दोस्तों नेफ्रोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, नेफ्रोलॉजी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नेफ्रोलॉजी चिकित्सा की वह शाखा है जो कि गुर्दा से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। 555 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जीव विज्ञान के अध्ययन एवं संरचना से है। वह दोस्तों एनाटॉमी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एनाटॉमी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एनाटॉमी शरीर के अंदर और साथ ही शरीर के बाहर की संरचना का अध्ययन है। दोस्तों, इकोलॉजी की बात करें तो इकोलॉजी पारिस्थितिकी जीवों और उसके भौतिक पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है, जबकि क्रोनोबायोलॉजी की बात करें तो क्रोनोबायोलॉजी जैविक लय का अध्ययन है और यह मूल रूप से जैविक घटनाओं पर समय के प्रभावों की जांच करता है। वहीं बात करें तो फ्रांज हेलबर्ग को कालक्रम के जनक के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 556 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश एक वैज्ञानिक विषय है जिसका संबंध जीव एवं जीवाश्म दोनों रूपों में पौधों के पराग बीजाणुओं और कुछ निश्चित सूक्ष्मजीवीय प्लवक जीवों के अध्ययन से है। वह दोस्तों पॉलिनोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पॉलिनोलॉजी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पॉलिनोलॉजी ये जीवित और जीवाश्म दोनों रूपों में पौधे पराग जीवाणुओं और अन्य कुछ सूक्ष्म प्लवक जीवों का अध्ययन है। इसके बाद में बात करें तो पेलियोबोटनी जीवाश्म पौधों का अध्ययन है, जबकि एथनोबोटनी पौधों और उसके चिकित्सा। उसके बाद में दोस्तों धार्मिक और अन्य उपयोगों से संबंधित लोगों के पारस्परिक ज्ञान और रीति रिवाजों का वैज्ञानिक अध्ययन है। उसके बाद में डेंड्रोलॉजी की बात करें तो डेंड्रोलॉजी ये पेड़ों का अध्ययन है। आगे बढ़ते हैं और फिर बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 557 नंबर प्रश्न है कि जंतु विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध उभयचरों के अध्ययन से है। वह है दोस्तों हर्पेटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेर्पेटोलॉजी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि हेर्पेटोलॉजी ये उभयचरों और सरीसृपों के अध्ययन से संबंधित प्राणी शास्त्र की एक शाखा है, जबकि मेमोलॉजी की बात करें तो मेमोलॉजी स्तनधारियों का अध्ययन है। और उसके बाद में मार्फोलॉजी की बात करें तो मार्फोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम जीवों के रूप और संरचना और उसकी विशिष्ट संरचनात्मक विशेषताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 558 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश कोशिकाओं, ऊतकों और सूक्ष्म दर्शी से देखे जाने वाले अंगों की सूक्ष्म शारीरिक संरचना का अध्ययन है। वह है दोस्तों हिस्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, हिस्टोलॉजी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हिस्टोलॉजी जीव विज्ञान की वह शाखा है जो कि जैविक ऊतकों की सूक्ष्म शरीर संरचना का अध्ययन करती है। इसके बाद में बात करें तो जीवाश्म विज्ञान जीवों के विकास और एक दूसरे और उसके वातावरण के साथ बातचीत को निर्धारित करने के लिए जीवाश्मों का अध्ययन है। 559 नंबर प्रश्न है कि मधुमक्खी पालन विशेष रूप से बनाए गए लकड़ी के डिब्बे में डैश के पालन की एक वैज्ञानिक तकनीक है। वह है दोस्तों मधुमक्खी का। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, मधुमक्खी। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मधुमक्खी पालन जिसे कि एपी कल्चर कहा जाता है वह एक विशेष रूप से डिजाइन किए गए लकड़ी के बक्से में मधुमक्खियों के वैज्ञानिक पालन का एक तकनीक है। दोस्तों, इस प्रक्रिया के द्वारा मधुमक्खियों की देखभाल की जाती है और मोम और शहद का उत्पादन करने में कामयाबी हासिल की जाती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 560 नंबर क्वेश्चन कि डैश विषाणुओं का अध्ययन है। दोस्तों वो है वायरोलॉजी। वायरोलॉजी जो है वो विषाणुओं का अध्ययन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वायरोलॉजी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वायरोलॉजी वायरस का अध्ययन है, जबकि प्रोटोजूलॉजी की बात करें तो प्रोटोजूलॉजी प्रोटोजोआ का अध्ययन है। और इसके बाद में पैरासाइटोलॉजी ये परजीवी का अध्ययन है। अगला प्रश्न है 561 नंबर क्वेश्चन की डैश कवक का अध्ययन है। दोस्तों कवक का अध्ययन जो है वो माइकोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, माइकोलॉजी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि माइकोलॉजी जो है वो दोस्तों वो कवक का अध्ययन है, जबकि भूविज्ञान वह क्षेत्र है जिसमें हम भौतिक पृथक और जैवमंडल के बीच की बातचीत का पता लगाते हैं। जबकि क्रोनोबायोलॉजी की बात करें तो क्रोनोबायोलॉजी जैविक घटनाओं और फिर आंतरिक जैविक घड़ियाँ एक समय के प्रभाव के अध्ययन है। जबकि जेरोंटोलॉजी की बात करें तो जेरोंटोलॉजी उम्र बढ़ने के सामाजिक, सांस्कृतिक और जैविक पहलुओं का अध्ययन है। इसके बाद में हम लोग दोस्तों ये आखिरी सेक्शन को हम लोग
देखेंगे, जो कि बायोलॉजी का आखिरी सेक्शन रहने वाला है। यह है विविध से संबंधित। इससे संबंधित विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न और कुल मिलाकर बात करें तो 562 नंबर प्रश्न है कि बैक्टीरियल कक्षाभ के 3 भाग क्या हैं। दोस्तों बैक्टीरियल कक्षाभ के जो 3 भाग हैं उसके बारे में बात करते हुए हैं तंतु, हुक और फिर उसके बाद में बेसल बॉडी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन को कह रहा है कि तंतु, हुक और बेसल बॉडी ये बैक्टीरिया कक्षाभ के ये 3 भाग हैं। दोस्तों बुनियादी शरीर के बारे में बात करें तो यह कोशिका झिल्ली और साइटोप्लाज्मिक झिल्ली से जुड़ी होती है। जबकि हुक की बात करें तो हुक यह फिलामेंट के आधार पर मौजूद एक व्यापक क्षेत्र है जो कि फिलामेंट को बेस में मोटर प्रोटीन से जोड़ता है। तंतु की बात करें तो तंतु हुक से निकलने वाली पतली बालू जैसी एक संरचना है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 563 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों जो कथन सही है उसके बारे में बात करें तो वह है कि जल एक चक्रीय संसाधन है, जो कि बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा ये सभी के सभी बातें दोस्तों सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि जल एक चक्रीय संसाधन है। चक्रीय संसाधन के बारे में बात करें तो चक्रीय संसाधन वह है जो कुछ प्रक्रियाओं से गुजरते हुए बार बार बन सकते हैं। जल के बारे में बात करें तो जल एक नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है और ताज़ा पानी एक गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन है। दोस्तों पानी की भौतिक अवस्था ठोस जो कि बर्फ की अवस्था में है, उसके बाद में पानी तरल और फिर गैस की बात करें तो वह दोस्तों वाष्प। इसके बाद में बात करें तो गैर नवीकरणीय संसाधनों के जिसका सीमित स्टॉक है उसे ही गैर नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। और इसके उदाहरण है कोयला, प्राकृतिक गैस, तेल, परमाणु ऊर्जा। जबकि जैविक संसाधनों के उदाहरणों में एक पारिस्थितिकी तंत्र में मौजूद सभी जीवित घटनाएं या घटक शामिल होती हैं, जैसे कि पौधे, पशु, कवक और जीवाणु। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 564 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक से बने होते हैं। कहने का मतलब है कि नारियल के जो रेशे युक्त छिलके होते हैं वो किस ऊतक के बने होते हैं। दोस्तों ये बने होते हैं एस्केलेरेनकाइमा से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, एस्केलेरेनकाइमा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि नारियल का छिलका एस्केलेरेनकाइमा दृढ़ोतक ऊतक जो कि पौधों को शक्ति प्रदान करता है उससे बना होता है। दोस्तों पौधों के ऊतक की बात करें तो पौधे के ऊतक त्वचीय ऊतक होते हैं, जिसमें होता है दोस्तों एपिडर्मल कोशिकाएं, उसके बाद में एस्टोमेटा और फिर ट्राइकोम्स। उसके बाद में भरण ऊतक के बारे में बात करें तो भरण ऊतक में आ जाएगा दोस्तों कोलोरेनकाइमा या कोलोरेनकाइमा, जो कि पौधों को कोलोरेनकाइमा जो है वो पौधों को यांत्रिक शक्ति और लोच प्रदान करते हैं। जबकि पैरेनकाइमा की बात करें तो ये पैरेनकाइमा भोजन को स्टोर करते हैं या भोजन को स्टोर करने और फिर अंग को स्फीति प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। दोस्तों एस्केलेरेनकाइमा। समूहनीय ऊतक की बात करें तो समूहनीय ऊतक बेसल तत्व, उसके बाद में वाहिनिकाएं और इसके साथ ही कोशिकाओं और उसके बाद में चालनी कोशिकाएं से संबंधित है। जबकि जाइलम की बात करें तो दोस्तों जाइलम जो है वो एक समूहनीय ऊतक है जो कि पौधों के पूरे शरीर में पानी का परिवहन करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 565 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रोकफोर्टाइन सी डैश में पाया जाता है। दोस्तों रोकफोर्टाइन की बात करें तो वो पाया जाता है अंडे में। रोकफोर्टाइन सी जो है वो अंडा नहीं बल्कि पनीर में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पनीर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि रोक्टोफाइन सी ये पनीर में पाया जाता है, जिसका सूत्र होता है दोस्तों C22H23 N5O2। यद्यपि यह उच्च मात्रा में एक शक्तिशाली न्यूरोटॉक्सिन है जो कि 0.05 से लेकर के 1.74 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम की कम सांद्रता पर होता है, जो कि घरेलू चीज में होता है और यह उपभोक्ता के लिए सुरक्षित पाया जाता है या पाया गया था। इसके बाद में बात करें तो यह एक माइकोटॉक्सिन है। और माइकोटॉक्सिन की बात करें तो माइकोटॉक्सिन स्वाभाविक रूप से कुछ मॉड्यूल अर्थात कवक के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थों के द्वारा या पदार्थ होते हैं और भोजन में पाए जा सकते हैं। दोस्तों कुछ पदार्थों में पाए जाने वाले अन्य माइकोटॉक्सिन की बात करें तो वह दोस्तों नट्स, अनाज, उसके बाद में सूखे अंजीर और दूध में एफ्लाटॉक्सिन, सेव के रस में दोस्तों पाया जाता है पेटुलिन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 566 नंबर क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक डैश होते हैं। दोस्तों एक खाद्य श्रृंखला में द्वितीयक उत्पादक होते हैं शाकाहारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, शाकाहारी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि
एक खाद्य श्रृंखला में उत्पादक जो कि पहला पोषी स्तर, उपभोक्ता दूसरा, तीसरा और चौथा पोषी स्तर होता है। इसके बाद में बात करें तो और अपघटक शामिल होते हैं। कहने का मतलब है कि एक खाद्य श्रृंखला में दोस्तों उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक शामिल होते हैं। उत्पादकों को दोस्तों ऑटोट्रॉप्स कहा जाता है और प्राथमिक उपभोक्ता द्वितीय पोषक स्तर को शाकाहारी भी कहा जाता है जो कि पौधे खाते हैं। और द्वितीयक उपभोक्ता की बात करें तो द्वितीयक उपभोक्ता जो कि तृतीय पोषी स्तर का होता है, ये मांसाहारी होता है जो कि प्राथमिक उपभोक्ता को खिलाते हैं। इसके बाद में तृतीयक उपभोक्ता के बारे में बात करें तो तृतीयक उपभोक्ता जो कि चौथा पोषण स्तर होता है और यह द्वितीयक उपभोक्ताओं अर्थात बड़े परभक्षियों को खाते हैं और अपघटक मृत वस्तुओं को खाते हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 567 नंबर क्वेश्चन, 567 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र अर्थात इकोसिस्टम शब्द निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। वो किया गया था दोस्तों, इसके बारे में बात करें तो ये किया गया था एंटी टॉन्सले के द्वारा। ऑप्शन नंबर ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ए.जी. टॉन्सले। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द 1935 ईस्वी में ए.जी. टॉन्सले के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। पारिस्थितिकी शब्द अर्नेस्ट हैक्कल के द्वारा गढ़ा गया था और उसके बाद में हेंस लिंडेमैन उन्होंने 2 एकल ट्रांसल्टिक क्रॉसिंग बनाए। पहला नौकायन डग आउट कैडो लाइबेरिया में काम करते हुए बनाया और दूसरा 17 फुट क्लिपर एरियस डबल फोल्डिंग कयाक में। उसके बाद में बात करें तो ट्यूरेसन एक स्वीडिश विकासवादी वनस्पतिक शास्त्री थे और जिन्होंने पारिस्थितिकी अनुवांशिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया और फिर पारिस्थितिकी और अगामो प्रजाति शब्दों को गढ़ा। इसके बाद में अगला प्रश्न है 568 नंबर क्वेश्चन की जीवाणु कशाभिका के सबसे लंबे भाग की पहचान कीजिए। वह है दोस्तों फिलामेंट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, फिलामेंट। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जीवाणुविक कशाभिका अर्थात बैक्टीरियल फ्लैगेलम एक रेशा सबसे लंबा भाग होता है दोस्तों। ये होता है कोशिका की सतह से बाहर तक फैला हुआ होता है। इसके बाद में बात करें तो बैक्टीरियल फ्लैगेलम ये हजारों प्रोटीन सब ट्यून्स से बना एक मोटाइल ऑर्गेनल्स है या ऑर्गेनेल है। दोस्तों फिलामेंट्स भाग की बात करें तो फिलामेंट्स भाग में 3 प्रमुख भाग होते हैं। पहला होता है फिलामेंट, उसके बाद में हुक और फिर अगला होता है दोस्तों बेसल बॉडी और अन्य छोटे घटक भी होते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 569 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समपारिस्थितिकी को निम्नलिखित में से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है। दोस्तों समपारिस्थितिकी को जिस रूप में परिभाषित किया जा सकता है वो रूप है दोस्तों की पारिस्थितिकी की एक शाखा जो कि पारिस्थितिकी समुदायों की संरचना, विकास और वितरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, इसमें परिभाषित किया जा सकता है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी समुदायों की संरचना, विकास और वितरण का अध्ययन है और यह एक जटिल दार्शनिक और फिर उसके बाद में वियोजक अध्ययन है। इसके बाद हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं 570 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक कौन है। दोस्तों आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक ई.पी. ओडूम को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ई.पी. ओडूम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि आधुनिक पारिस्थितिकी के जनक ई.पी. ओडूम को माना जाता है और रॉबर्ट ब्राउन ने वर्ष 1804 ईस्वी में कोशिका के केंद्रक की खोज की थी। जबकि चार्ल्स डार्विन की बात करें तो चार्ल्स डार्विन ने अपने काम ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 ईस्वी में प्राकृतिक चयन के द्वारा विकास के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जबकि रॉबर्ट हुक ने लोच के नियम अर्थात हुक के नियम 1660 ईस्वी और विवर्तन की घटना 1672 ईस्वी की खोज की थी। इसके बाद में अगला प्रश्न है 571 नंबर प्रश्न। 571 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक फोमाइट की पहचान कीजिए। दोस्तों फोमाइट के बारे में बात करें तो वो फोमाइट है दोस्तों कांच। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कांच। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि फोमाइट्स ऐसी वस्तु या सामग्री है जिसमें कि रोग पैदा करने वाले जीवों के होने की संभावना होती है। उदाहरण के तौर पे बात करें तो गंदे कपड़े, तौलिया, लिनेन, रुमाल, कप, कांच, किताबें इत्यादि हैं। फोमाइट्स के माध्यम से दोस्तों फैलने वाले आम संक्रामक रोगों में शामिल है दोस्तों एडेनोवायरस,
जो कि वायरस का एक समूह है जो कि ऊपरी श्वसन पथ और उसके बाद में आंखों के संक्रमण का कारण बनती है। उसके बाद में बात करें तो ये कोरोना वायरस एक सामान्य वायरस है जो कि जानवरों और मनुष्य दोनों में ऊपरी श्वास संक्रमण का कारण बनती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 572 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा अचानक की गई शारीरिक गतिविधि के बाद ऐंठन क्यों होती है। दोस्तों ऐंठन की बात करें तो ये ऐंठन होती है अचानक की गई गतिविधियों के कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के निर्माण ऐंठन का कारण बनता है। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अचानक शारीरिक गतिविधि के दौरान हमारी मांसपेशियों को कोशिकाओं के ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। और उसके बाद में बात करें तो प्रीवा और लैक्टिक एसिड के टूटने के दौरान शरीर में ऐंठन पैदा कर देता है। दोस्तों लैक्टिक एसिड ये मुख्य रूप से मांसपेशियों के कोशिकाओं और लाल रक्त कोशिकाओं में ही उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है 573 नंबर प्रश्न की पारिस्थितिकी में डैश को जैवव प्रति इकाई क्षेत्रफल को वन पारिस्थितिकी तंत्र के आयु में विभाजित करके निर्धारित किया जाता है। वो किया जाता है दोस्तों बायोम या बायोमास उत्पादकता को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बायोमास उत्पादकता। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पारिस्थितिकी में उत्पादकता शब्द एक पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास की उत्पादन की दर को संदर्भित करता है। तो बायोमास उत्पादकता वन पारिस्थितिकी तंत्र की आयु से बायोमास की प्रति इकाई क्षेत्र को विभाजित करके निर्धारित की जाती है। दोस्तों बायोमास घनत्व की बात करें तो बायोमास घनत्व शब्द का उपयोग तब किया जाता है जब बायोमास को प्रति इकाई क्षेत्र में द्रव्यमान के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। दोस्तों बायोमास नवीकरणीय कार्बन पदार्थ है जो कि पौधों और जानवरों से आता है। वहीं बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र में बायोमास ऊर्जा प्रवाह उन प्रमुख कारकों में से एक है जो कि इतनी बड़ी संख्या में बड़ी संख्या में जीवों के जीवित रहने का समर्थन करते हैं। जबकि बात करें तो बायोमास की इकाई ग्राम प्रति वर्ग मीटर होता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 574 नंबर क्वेश्चन। 574 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बैक्टीरियल और फंगल एंजाइम अपरद को सरल अकार्बनिक पदार्थों में विघटित करते हैं। दोस्तों इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। इस प्रक्रिया के बारे में बात करें तो इस प्रक्रिया को अपचय कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, अपचय। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि अपचय चयापचय मार्गों का एक समूह है जो कि अणुओं को छोटी इकाइयों में तोड़ देता है। दोस्तों अपघटन के 5 चरण हैं। ये विखंडन, लिंचिंग, उसके बाद में अपचय, ह्यूमोफिकेशन और फिर उसके बाद में खनिजीकरण है। विखंडन की बात करें तो विखंडन परिपक्वता पर शरीर को 2 या 2 से अधिक छोटे टुकड़ों में तोड़ने की प्रक्रिया है। जबकि लिंचिंग की बात करें तो लिंचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पानी में घुलनशील पदार्थ ये मिट्टी से घुल जाते हैं। उसके बाद में ह्यूमिफिकेशन की बात करें तो ह्यूमिफिकेशन ये मृत कार्बनिक पदार्थों को अपघटन की प्रक्रिया है जिसमें कि ह्यूमस का निर्माण होता है। और सूक्ष्म जीवों के द्वारा ह्यूमस का और अधिक भरण करना दोस्तों खनिजीकरण कहलाता है, जिसके परिणाम स्वरूप मिट्टी में अकार्बनिक पदार्थ निकलते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 575 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग तत्काल ऊर्जा बूस्टर के रूप में किया जा सकता है। वो किया जाता है दोस्तों केले का उपयोग। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, केला। इसका डिस्क्रिप्शन है कि केला जो कि पोटेशियम और फाइबर से भरपूर होता है और सोडियम की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। लहसुन की बात करें तो लहसुन एलियम सैटिवम जो कि कैलोरी में कम और विटामिन सी में ज़्यादा है और विटामिन B6 और उसके साथ साथ में मैग्नीज से भरपूर होता है। जबकि धनिया का बात करें, धनिया अर्थात कोरिएंडम की बात करें तो ये विटामिन ए का एक बड़ा स्रोत है। और नींबू अर्थात साइट्रस लिनोम जो कि विटामिन सी का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 576 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक नहीं है जिसे एक परिवार के लिए भोजन बनाते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए। वह है दोस्तों पर्यावरण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, पर्यावरण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि परिवार के लिए भोजन बनाते समय ध्यान रखने योग्य जो बातें हैं वे हैं दोस्तों, पहली बात है दोस्तों आहार संबंधी आवश्यकताओं को संबोधित करना। दूसरा है कि जीवन शैली और एलर्जी संबंधित चिंताओं को समायोजित करें। तीसरा है बजट के भीतर खर्च को नियंत्रित करना। चौथा बात है
सामग्री और संसाधनों की उपलब्धता की जांच करना। पांचवा है कि आपके पास पहले से मौजूद खाद्य पदार्थों को शामिल करना और कम कीमत वाली चीज़ें खरीदना। इसके बाद में अगला प्रश्न है 577 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पारितंत्र में विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है? दोस्तों उसे स्तर विन्यास कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्तर विन्यास। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि स्तर विन्यास पारिस्थितिकी पिरामिड का वर्णन चार्ल्स एल्टन के द्वारा किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र के जो विभिन्न प्रकार हैं वे दोस्तों स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, इसमें है वन पारिस्थितिकी तंत्र, घास का मैदान पारिस्थितिकी तंत्र, रेगिस्तान पारिस्थितिकी तंत्र, टुंड्रा पारिस्थितिकी तंत्र। इसके बाद में दूसरा जो है दोस्तों वो है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और इसके अंतर्गत आते हैं मीठे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र। और एक बार बात करें दोस्तों तो एक पारिस्थितिकी तंत्र के 4 प्रमुख घटक हैं दोस्तों, वे हैं उत्पादकता, अपघटक, ऊर्जा प्रवाह और फिर उसके बाद में पोषक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है? वह है दोस्तों जलीय पारितंत्र, या विश्व का सबसे बड़ा पारितंत्र जलीय पारितंत्र है। अगला प्रश्न है 578 नंबर क्वेश्चन की परिधि से गहरे क्षेत्रों तक संकेंद्रित परतों में पाए जाने वाले टाइफा, बुलरूस, सेगिटायरिया, हाइड्रिला, रूपिका, कारा खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में शामिल हैं? वे शामिल हैं दोस्तों उप उत्पादक के रूप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्पादक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि उत्पादक एक खाद्य श्रृंखला यह बताती है कि कौन किसको खाता है। दोस्तों एक खाद्य वेव एक पारिस्थितिकी तंत्र में सभी खाद्य श्रृंखलाएं हैं और खाद्य श्रृंखला पर जो स्थितियां वह दोस्तों पहला है उत्पादक जो कि स्वपोषी होता है, दूसरा है दोस्तों शाकाहारी, ये प्राथमिक उपभोक्ता है। उसके बाद में तीसरा होता है मांसाहारी और सर्पाहारी, ये द्वितीयक उपभोक्ता है और चौथा अपघटक है। इसके बाद में बात करें तो चार्ल्स एल्टन ने वर्ष 1927 ईस्वी में खाद्य श्रृंखला की अवधारणा की दी थी। अगला प्रश्न है 579 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है? दोस्तों कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण की बात करें तो वह है बगीचा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, बगीचा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कृत्रिम पारितंत्र या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हो जाएंगे बागीचा, उसके बाद में एक्वेरियम, कृषि क्षेत्र, चिड़ियाघर इत्यादि। जबकि प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो उसमें तालाब, नदियाँ, जंगल इत्यादि शामिल होंगे। और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला लंबी और जटिल होती है, जबकि कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला छोटी और आमतौर पर अधूरी होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 580 नंबर क्वेश्चन की डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक व्यवहार को इंगित करता है? वह है दोस्तों जीवमंडल। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, जीवमंडल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बायोस्फीयर जिसे कि जैव मंडल भी कहा जाता है वे सभी पारिस्थितिकी तंत्रों का विश्वव्यापी योग है। दोस्तों इसमें 3 घटक होते हैं। पहला होता है स्थल मंडल जो कि पृथ्वी का ठोस बाहरी भाग होता है, दूसरा होता है वायुमंडल जो कि ग्रह के चारों ओर गैसों की परत होती है, और तीसरा होता है जल मंडल जो कि ग्रह पर पानी की कुल मात्रा होती है। इसके बाद में अगला प्रश्न 581 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे अशुद्धियों से मुक्त पारिस्थितिकी या प्राकृतिक जल अर्थात आशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है? दोस्तों वह है झरने का जल। कहने का मतलब है कि अशुद्धियों से मुक्त प्राकृतिक जल या आशुद्ध जल का सबसे शुद्ध रूप झरने को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, झरने का जल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि झरने का पानी सीधे एक संरक्षित भूमिगत स्रोत से आता है और जहाँ पानी स्वाभाविक रूप से अपने आप सतह पर आ जाता है और यह शारीरिक और मस्तिष्क को आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करता है और अच्छे पाचन में सहायता करता है। दोस्तों हमें स्वस्थ वजन बनाए रखने में मदद भी करता है और स्वाद में भी बहुत अच्छा होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अगले प्रश्न को। 582 नंबर प्रश्न है कि डैश में सभी निर्जीव घटक शामिल है जैसे कि हवा, बादल, धूल, भूमि, पहाड़, नदियाँ, तापमान, आर्द्रता, जलवाष्प और रेत किसमें शामिल है? दोस्तों वे सभी के सभी अजैविक पर्यावरण में शामिल हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, अजैविक पर्यावरण। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र पौधों, जानवरों और एक क्षेत्र में रहने वाले लोगों जैसे कि एक्वेरियम, फसल के खेतों, बांधों, उद्यानों, चिड़ियाघरों, पार्कों इत्यादि की एक मानव निर्मित प्रणाली है। दोस्तों एक स्वस्थ वातावरण को संतुलित कहा जाता है। इसके बाद में बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र ताकि हमारे ग्रह पर सभी जीवित और निर्जीव जीव लंबे समय तक जीवित रह सके। इसके बाद में अगला प्रश्न है 583 नंबर क्वेश्चन
प्रश्न कह रहा है कि निम्न दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य कथन है। नीचे 2 कथन दिया गया है और दोनों कथनों में से बताना है दोस्तों कि कौन सा कथन सही है। पहले कथन को देखें तो कह रहा है कि किचन से निकलने वाले कचरे को भी शामिल करते हुए पौधों और जानवरों के अपशिष्ट या अवशिष्ट का खाद में परिवर्तन होना कंपोजिटिंग या कंपोस्टिंग कहलाता है, जो कि बात बिल्कुल सही है। इसके बाद में दूसरा पॉइंट है कि केंचुए का उपयोग करके रसोई के कचरे से खाद्य बनाने की विधि को वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। ये दोनों के दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, तो इस तरीके से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 ये दोनों सही है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि 1 और 2 ये दोनों सही हैं। कंपोस्टिंग का अर्थ होता है दोस्तों कार्बनिक पदार्थों को तोड़ना, और कंपोस्टिंग 3 प्रकार की होती है दोस्तों, एरोबिक, उसके बाद में एनारोबिक और उसके बाद में वर्मी कंपोस्टिंग। एरोबिक शब्द की बात करें तो एरोबिक खाद्य सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके कार्बनिक पदार्थों का अपघटन है जिसमें कि ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जबकि एनारोबिक की बात करें तो एनारोबिक खाद्य में ऑक्सीजन अनुपस्थित या सीमित आपूर्ति में होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न 584 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक का उदाहरण नहीं है। वह है दोस्तों पशु। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा पशु। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जैविक कारक एक पारिस्थितिकी तंत्र के भीतर जीवित चीजें हैं जैसे कि पौधे, जानवर और बैक्टीरिया, जबकि अजैविक निर्जीव घटक हैं दोस्तों पानी, मिट्टी और वातावरण। इसके बाद में अगला प्रश्न है 585 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी का एक जैविक घटक है। वह है दोस्तों कवक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कवक। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जैविक घटक वे सजीव पदार्थ है जिसका पर्यावरण के अन्य जीवों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव और उसके अपशिष्ट पदार्थ ही सारे के सारे इसके उदाहरण हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 586 नंबर क्वेश्चन की एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधों को अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सूरज की प्रकाश की ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत कब्जा कर लेते हैं और इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। दोस्तों वे केवल 1% ही कब्जा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 1%। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाली सौर ऊर्जा का लगभग 1% कब्जा कर लेते हैं और इसे प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से खाद्य ऊर्जा अर्थात रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। बाद में स्तर पर ये केवल 10% ऊर्जा उपलब्ध है। इसके बाद में अगला प्रश्न 587 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब ब्रेड ऊपर उठती है और बेक होती है तो डैश आटे में हजारों बुलबुले बनता है या बुलबुले बनाता है। वो बनाता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ब्रेड इसलिए ऊपर उठता है क्योंकि यीस्ट चीनी को खा जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ देता है जो कि ब्रेड के ग्लूटेन में फंस जाता है, और जितना अधिक चीनी खमीर खाता है उतना ही अधिक गैस निकलती है और ब्रेड उतनी ही ऊपर उठती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 588 नंबर क्वेश्चन की खाद्य श्रृंखला के किस स्तर में मिलीपेड, स्प्रिंगटेल, उसके बाद में वुडलाइट, गोबर मखिया और घोंघा शामिल है जो कि मृत या सड़ने वाले पौधों या जानवरों को खाते हैं। ये शामिल है दोस्तों अपरदाहारी में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा अपरदाहारी। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि अपरदाहारी ऐसे जीव होते हैं या ऐसे जीव है जो कि मृत और विघटित कार्बन या कार्बनिक पदार्थों को खाते हैं जैसे कि एक केंचुआ या कवक। वहीं मांसाहारी की बात करें तो मांसाहारी ऐसे जीव हैं जो कि ज़्यादातर मांस या जानवरों का मांस खाते हैं जैसे कि शेर और भेड़िया। वहीं सर्वभक्षी की बात करें तो सर्वभक्षी अर्थात ओमनीवोरस ये है दोस्तों ऐसे जीव हैं जो कि पौधों और जानवरों को खाते हैं जैसे कि बात करें तो सुअर, कुत्ते और भालू। वहीं शाकाहारी की बात करें तो शाकाहारी ऐसे जीव हैं जो कि ज़्यादातर पौधों को खाते हैं जैसे कि गाय और भैंस। इसके बाद में अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे 589 नंबर प्रश्न कह रहा है कि खाद्य श्रृंखला के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों खाद्य श्रृंखला के संबंध में जो कथन सही नहीं है उसके ऊपर विचार करना है। पहला कथन है कि खाद्य श्रृंखला का प्रत्येक घटक पोषी स्तर बनाता है जो कि बिल्कुल सही बात है। दूसरा है कि विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के बीच अंतर संबंध को खाद्य जाल के रूप में जाना जाता है जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में पॉइंट सी कह रहा है कि ऊर्जा के प्रवाह को समझने के लिए पोषण संबंधों से बनी सभी
श्रृंखलाओं का प्रयोग किया जाता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। इसके बाद में चौथा पॉइंट है कि खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्तर निम्न पोषी स्तर से उच्च पोषी स्तर की ओर बढ़ता है, जो कि बात बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद में इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक खाद्य श्रृंखला बताती है कि कौन सा जीव पर्यावरण में दूसरे जीव को खाता है, और यह एक रैखिक अनुक्रम है जो कि उत्पादक से शुरू होता है और अपघटक के साथ समाप्त होता है, जहां पोषक तत्व और ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। दोस्तों, एक पोषी स्तर एक खाद्य श्रृंखला में अनुक्रमिक चरणों को संदर्भित करता है, और जैसे जैसे यह पोषी स्तर ऊपर जाता है ऊर्जा घटती जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 590 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक संतुलित आहार निम्नलिखित एक पहलू को छोड़कर सभी पहलुओं का अध्ययन रखता है और उस पहलू की पहचान करें। दोस्तों, वह पहलू है कि स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा देता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा देता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि स्वस्थ दिमाग को बढ़ावा देना संतुलित आहार का एक पहलू नहीं है। दोस्तों, संतुलित आहार के 7 घटक हैं, वे हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज, फाइबर और पानी। दोस्तों, स्वस्थ आहार एक ऐसा आहार है जो कि समग्र स्वास्थ्य को बनाए रखता है या सुधारता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 591 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वह कौन सा तरीका है जिसमें अनुकूलन नहीं होता है। दोस्तों, जिसमें अनुकूलन नहीं होता है वह तरीका है भावनात्मक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा, भावनात्मक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि अनुकूलन 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रूपात्मक अनुकूलन, जो कि एक संरचनात्मक परिवर्तन है जो कि किसी जीव को उसके आवास में जीवित रखने की अधिक संभावना देता है। उसके बाद में व्यवहारात्मक अनुकूलन की बात करें तो यह व्यवहार में परिवर्तन है जो कि कुछ जीव या प्रजातियों एक नए वातावरण में जीवित रहने के लिए उपयोग करती है। उसके बाद में शारीरिक अनुकूलन की बात करें तो शारीरिक अनुकूलन एक आंतरिक परिवर्तन है जिससे कि जानवर और पौधे अपने पर्यावरण में अपने अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए गुजरते हैं। इसके बाद में 592 नंबर प्रश्न को देखें तो प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य बहुत ठंडे तापमान में किस प्रकार से अनुकूलित होते हैं। दोस्तों, बहुत ठंडे तापमान में मनुष्य जिस प्रकार से अनुकूलित होते हैं वे होता है दोस्तों लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन में वृद्धि करके, हीमोग्लोबिन के बंधन स्वतंत्रता को कम करके और सांस लेने की दर में वृद्धि करके। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि कुछ दिनों से लेकर के हफ्तों तक अनुकूलन अर्थात एक नई जलवायु के लिए अभ्यस्त होने के दौरान ये शरीर उच्च ऊंचाई तक रक्त में कम ऑक्सीजन संस्कृति का मुकाबला करने के लिए अधिक लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 593 नंबर क्वेश्चन, और 593 नंबर प्रश्न है कि हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता के कारण निम्नलिखित में से कौन सा पौधा विलुप्त होने के कगार पर है। दोस्तों, जो पौधा विलुप्त होने के कगार पर है वो पौधा है मधुका इंसिग्निस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मधुका इंसिग्निस। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शंस को। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मधुका इंसिग्निस या एस्टोपेसी ये भारत के लिए स्थानिक है। दोस्तों, निवास स्थान के नुकसान के कारण इसे विलुप्त घोषित कर दिया गया था। हालांकि इसे कर्नाटक में फिर से खोजा गया। दोस्तों, रोजा डमासेना पारंपरिक रूप से पेट और सीने के दर्द के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है, जबकि हेलियंथस एनुअस ये सूरजमुखी को उसके खाद्य तेल और खाद्य फलों के लिए एक फसल के रूप में उगाया जाता है। इसके बाद में बात करें तो बेलिस पेरेनिस का उपयोग मांसपेशियों में दर्द और मोच के उपचार के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न 594 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बायोमास का पिरामिड एक आरेख है जो कि खाद्य श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर जनसंख्या को दर्शाता है, और इसके अनुसार डैश उच्चतम बायोमास के साथ आधार पर अपना स्थान ग्रहण करता है या करते हैं, और वे है दोस्तों उत्पादक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उत्पादक। इसके बाद में देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि बायोमास पिरामिड कुल जीवित बायोमास का प्रतिनिधित्व है और एक पारिस्थितिकी तंत्र में विभिन्न ट्रॉपिक स्तरों पर ऊर्जा के स्तर को दर्शाता है। केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषी स्तर तक स्थानांतरित हो जाती है। दोस्तों, एक पिरामिड में उत्पादक जो कि पहला पोषी स्तर होता है उसका आधार पर होता है, और उसके बाद में शाकाहारी जो कि प्राथमिक उपभोक्ता है, और फिर उसके बाद में मांसाहारी जो कि द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता है वो शीर्ष पर होते हैं।
इसके बाद में 595 नंबर प्रश्न है कि ग्रेवी, मेरिनेड, सॉस, सूप और उसके बाद में कैसरोल के लिए गाढ़ा करने वाले एंटी एजेंट के रूप में उपयोग किए जाने वाले मकई के दाने के स्टार्च वाले हिस्से से बने एक सामान्य घटक का नाम बताइए। दोस्तों इसका एक सामान्य नाम है वह है कॉर्न स्टार्च। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉर्न स्टार्च। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कॉर्न स्टार्च उद्योग में उपयोग किया जाने वाला सबसे आम गाढ़ा करने वाला एजेंट है। दोस्तों इसे पानी या जूस के साथ मिलाया जाता है और फिलिंग या फिलिंग बनाने के लिए उबाला जाता है और उत्पादों को एक चमकदार अर्धस्पष्ट फिनिश दिया जाता है। दोस्तों आलू के स्टार्च का उपयोग सूप, सॉस और पाई फिलिंग को गाढ़ा करने के लिए किया जाता है, जबकि जिलेटिन की बात करें तो जिलेटिन एक प्रोटीन है जो कि त्वचा, टेंडन, लिगामेंट्स और या हड्डियों को पानी में उबाल करके प्राप्त किया जाता है। बात करें दोस्तों तो यह आमतौर पर गायों या सुअरों से प्राप्त किया जाता है, जबकि पेक्टिन की बात करें तो पेक्टिन फलों में पाए जाने वाला एक फाइबर है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 596 नंबर क्वेश्चन की जीवाणु फ्लैगेलम ये 3 प्रमुख संरचनात्मक तत्वों से बना हुआ है, जो कि निम्नलिखित में से कौन इन तत्वों में से एक नहीं है। वह है दोस्तों टॉर्सो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, टॉर्सो। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि बैक्टीरियल फ्लैगेलम यह हजारों प्रोटीन सब न्यूक्लियस से बना एक प्रेरक अंग है और कोशिका झिल्ली से निकलने वाली फिलामेंट्स भाग को अक्षीय संरचना कहा जाता है और इसमें 3 प्रमुख भाग होते हैं और वे है दोस्तों फिलामेंट, हुक, रॉड और अन्य छोटे घटक। इसके बाद में अगला प्रश्न है 597 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में वन्य जीवों और व्युत्पन्न भागों में अवैध व्यापार को रोकने के उद्देश्य से कौन सा अधिनियम बनाया गया था। वह अधिनियम है दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पर्यावरण और पारिस्थितिकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए देश के जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों की प्रजातियों के संरक्षण का प्रावधान करता है। दोस्तों वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 की बात करें तो इसके तहत संविधान के तहत वनों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था। जबकि जैविक विविधता के बारे में बात करें तो जैविक विविधता अधिनियम 2002 ये संरक्षक, टिकाऊ उपयोग और जैव संसाधनों के उपयोग से न्याय संगत लाभ साझा करना है। इसके बाद अगला प्रश्न है 598 नंबर क्वेश्चन की फाइटोप्लैंक्टन समुद्र में रहने वाले छोटे जीव खाद्य वेव के किस पोषी स्तर से संबंधित है। वे है दोस्तों प्राथमिक उत्पादक से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, प्राथमिक उत्पादक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि खाद्य वेव के 5 पोषी स्तरों में शामिल है प्राथमिक उत्पादक जो कि फाइटोप्लैंक्टन जो कि समुद्री शैवाल पौधे हैं, उसके बाद में प्राथमिक उपभोक्ता जो कि शाकाहारी है, द्वितीयक उपभोक्ता शेर, भालू, गिलहरी और सांप इत्यादि आते हैं और तृतीयक उपभोक्ता और उसके बाद में हानिकारक है दोस्तों अपघटक। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 599 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मॉस की प्रजातियों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है। दोस्तों इसका उपयोग ईंधन के रूप में इसलिए किया जाता है कि ये लंबे समय तक ईंधन के रूप में उपयोग किया जाने वाला एक पीठ प्रदान करने के लिए है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मॉस अर्थात डिवीजन ब्रायोफाइटा ये छोटे गैर संवहनी जीवाणु असर वाले भूमि पौधे हैं और वे खारे पानी को छोड़ करके दुनिया भर में वितरित किए जाते हैं। पीट काई से प्राप्त पीट का उपयोग ईंधन के रूप में या उनकी उच्च जल धारण क्षमता के कारण छोड़ने वाली सामग्री की ट्रांसशिपमेंट के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में किया जा सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 600 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से निकलने वाली दुर्गंध पसीने पर डैश का क्रिया के कारण होती है। दोस्तों वो होती है बैक्टीरिया के क्रिया के कारण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बैक्टीरिया। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि विशेष रूप से उमस भरी गर्मी के दौरान शरीर से दुर्गंध आने पसीने की उपस्थिति बैक्टीरिया के कारण होता है। पसीने में उपस्थित बैक्टीरिया के कारण ही दोस्तों शरीर से दुर्गंध आता है। और उसके बाद में बात करें तो मेलेनिन आपके शरीर में एक पदार्थ है जो कि बालों, आँखों और त्वचा की रंजकता पैदा करता है। नमी अर्थात मॉइस्चर की सतह पर हवा में इत्यादि में छोटी बूंदों में पानी
है। इसके बाद बात करें तो एक वायरस एक सूक्ष्मदर्शी संक्रामक एजेंट है जो कि किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही दोहराता है। इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। तो 601 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेच्चारैसस सर्विसिस का उपयोग आमतौर पर डैश बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये रोटी बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, रोटी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि स्वेच्चारैसस सर्विसिए का इस्तेमाल आमतौर पर ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है और इसे शराब बनाने वाले का खमीर या बेकर का खमीर के रूप में भी जाना जाता है। दोस्तों स्वेच्चारैसस सर्विसिए एक प्रकार का नवेदित खमीर चीनी को कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल में किण्वित करने के सक्षम है और आमतौर पर इसका उपयोग बेकिंग और शराब बनाने में या शराब बनाने का उपयोग में किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 602 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन किंगडम फंगी से संबंधित नहीं है। वह है दोस्तों यूग्लेना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, यूग्लेना। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन को, जो कि कह रहा है कि यूग्लेना सिंगल सेल फ्लैगेलेट यूकैरियोटिक्स का एक जीनस है। इसके बाद में यूग्लेना की बात करें तो यूग्लेना एक कोशिकीय जीव है जिसे कि किंगडम प्रोटिस्टा और फाइलम यूग्लेनोफाइटा में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों कवक के उदाहरण की बात करें तो कवक के उदाहरण राइजोपस, पेनिसिलियम और उसके बाद में एस्परिगलस और इसके बाद में टेफ्रीना और पुकिनिया, लाइकेन और माइकोराइजा, उसके बाद में म्यूकोर और उसके बाद में सैक्रोमाइसेस। उसके बाद दोस्तों अगला है अगरिकस और ट्राइकोडर्मा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 603 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि मल पदार्थ के द्वारा रोगाणुओं के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन डी डायफ्राम में नहीं आता है। वह दोस्तों कवक। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कवक नहीं आता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कवक एफ आरेख सहभागी स्वच्छता और स्वच्छता परिवर्तन पद्धति के कई उपकरणों में से एक है जो कि फेकल ओरल ट्रांसमिशन रूट का विस्तार से वर्णन करने का प्रयास करता है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 604 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कोलाइडल सिस्टम जैसे गोंद, स्टार्च, प्रोटीन, सेल्यूलोज, अगर और जेलेटिन जब पानी में रखा जाता है तो पानी की एक बड़ी मात्रा को अवशोषित कर लेता है और सूझ जाता है। दोस्तों इन पौधों को क्या कहा जाता है? इसके बारे में बात करें तो इसको कहा जाता है इम्बीबेटस। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, इम्बीबेट्स। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि इम्बीबेट्स यह ठोस पदार्थ है जो पानी को अवशोषित करता है और फूल जाता है। उसके बाद में पोरीन की बात करें तो पोरीन ग्राम नकारात्मक बैक्टीरिया के बाहरी झिल्ली में निहित छिद्र प्रोटीन होते हैं और वे छिद्रों हाइड्रोफिलिक अणुओं के प्रसार में मध्यस्थता करते हैं। दोस्तों एक पौधे के अंदर एपोप्लास्ट प्लाज्मा झिल्ली के बाहर एक स्थान होता है जिसके भीतर सामग्री स्वतंत्र रूप से फैल सकती है। दोस्तों बात करें तो दहनशील कोई भी सामग्री या सतह है जो कि जल सकती है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 605 नंबर क्वेश्चन। किसी दिए गए पारितंत्र में निवासी जनसंख्या के अधिकतम धारणीय आकार को आप क्या कहते हैं? दोस्तों उसे कहा जाएगा वहन क्षमता। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वहन क्षमता। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वहन क्षमता को एक विशेष आवास में एक प्रजाति की औसत जनसंख्या आकार के रूप में परिभाषित किया जा सकता है और वहन क्षमता एक प्रजाति की अधिकतम संख्या है जिसे एक प्राकृतिक अनिश्चित काल तक समर्थन दे सकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 606 नंबर क्वेश्चन जो कि कह रहा है कि शब्द सर्कैडियन रिदम किससे संबंधित है? दोस्तों एक शब्द है सर्कैडियन रिदम, वह संबंधित है दोस्तों बात करें तो यह संबंधित है बॉडी क्लॉक से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, बॉडी क्लॉक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एस्क्रेडियन रिदम शब्द बॉडी क्लॉक से जुड़ा हुआ है और यह एक एस्क्रेडियन रिदम या एस्क्रेडियन चक्र एक प्राकृतिक आंतरिक प्रक्रिया है जो कि नींद जगाने के चक्र को नियंत्रित करती है और लगभग हर 24 घंटे में ये दोहराती भी है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 607 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन जुगाली करने वाला जानवर है? दोस्तों जुगाली करने वाला जो जानवर है वह है गाय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, गाय। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि जुगाली करने वाली अर्थात उप आदेशक यूरमिंटिया की बात करें तो वह है दोस्तों सब ऑर्डर यूरमिंटिया, ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइल। ये कोई भी स्तनपायी जिसमें कि गाय,
उसके बाद में परागहॉर्न, जिराफ, ओकोपिस, हिरन, उसके बाद में सेवरोटेन, मवेशी, मृग, भीड़ और बकरियां शामिल हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 608 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश कोई भी पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनाता है। वह दोस्तों एंटीजन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंटीजन। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि एक एंटीजन कई अणु है जो कि अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने का कारण बनाता है। एंटीजन प्रोटीन, उसके बाद में पेप्टाइड्स और उसके बाद में पॉलीसेकेराइड्स से बने होते हैं। बैक्टीरिया या वायरस का कोई भी हिस्सा जैसे सतही प्रोटीन, उसके बाद में कोट कैप्सूल, टॉक्सिन्स और सेल वॉल एंटीजन के रूप में काम कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। 609 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ओसीडी का पूर्ण रूप क्या है। दोस्तों ओसीडी के पूर्ण रूप की बात करें तो वो है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर ये ओसीडी का पूर्ण रूप है। वह एक सामान्य, पुराना और लंबे समय तक चलने वाला विकार है। अगला प्रश्न है 610 नंबर क्वेश्चन की कोलेजन डैश का एक प्रकार है। कोलेजन की बात करें दोस्तों तो एक वसा का प्रकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वसा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि कोलेजन एक प्रकार का प्रोटीन है और यह बाह्य मैट्रिक्स और संयोजी ऊतक में प्रमुख घुलनशील रेशेदार प्रोटीन है। अगला प्रश्न है 611 नंबर क्वेश्चन की मकड़ी के जाले डैश से बने होते हैं जो कि प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक फाइबर है। दोस्तों मकड़ी के जाल जो है वो रेशम से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, रेशम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मकड़ी के जाले रेशम के बने होते हैं जो कि प्रोटीन से बना एक प्राकृतिक रेशा होता है। अगला प्रश्न 612 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्याज में लाल रंग का कारण बनता है। दोस्तों वह वर्णक है कैरोटीनोइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैरोटीनोइड। इसका डिस्क्रिप्शन है कि एंथोसाइनिन ये प्याज में पाए जाने वाला एक अम्ल संकल्फेसिक अम्ल होता है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखें तो 613 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग के विकास की अवस्था को विभाजित किया गया है एनाजीन, केटाजीन और उसके बाद में टेलोजीन में। वह दोस्तों बाल के विकास को ही 3 चरणों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, बाल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एनाजीन, कैटाजीन और टेलोजीन ये पहले 3 चरण है जो कि मानव शरीर के बालों की वृद्धि और परिपक्वता को कवर करते हैं और बालों के रोम की गतिविधि जो कि अलग अलग बाल पैदा करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 614 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में पाए जाने वाला एक सूक्ष्म खनिज है। वह दोस्तों सेलेनियम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सेलेनियम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मानव शरीर के आवश्यक ट्रेस तत्व जास्ता, तांबा, सेलेनियम, क्रोमियम, कोबाल्ट, आयोडीन, मैग्नीज और उसके बाद में मेलिबेडेनम है। अगला प्रश्न है 615 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की आवाज़ों की नकल करता है। दोस्तों वह पक्षी है ड्रोंगो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ड्रोंगो। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ड्रोंगो भोजन चुराने के लिए अन्य पक्षियों की पुकार का प्रतिरूपण करता है। अगला प्रश्न है 616 नंबर क्वेश्चन की मक्का और गन्ने की तने के निचले सिरे से निकलने वाली जड़ों को क्या कहते हैं। दोस्तों उसे स्लिट रूट कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, स्लिट रूट। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि स्लिट रूट जो कि पौधे की जड़ों को सहारा दे रहे हैं वे छोटे लेकिन मोटे होते हैं और पौधे को तंबू की रस्सियों की तरह खड़ा रखते हैं या खड़ा करते हैं। वे आमतौर पर पौधों में पाए जाने वाले जो कि नदी के किनारे अर्थात समर्थन प्रदान करने के लिए किनारे के पास उगते हैं। उदाहरण के तौर पे बात करें तो वे दोस्तों गन्ना और मक्का। इसके बाद में अगला प्रश्न है 617 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा तेल बीजों की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है। वह दोस्तों जई। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जई। कहने का मतलब है कि जई तिलहन नहीं अनाज है। यह फसल चक्र नीति के दौरान आमतौर पर किसानों के द्वारा उगाई जाने वाली एक अस्थायी फसल है। दोस्तों तिलहन की फसलों के बारे में बात करें तो आमतौर पर एक तेल के लिए उगाई जाती है क्योंकि इसमें बीज में तेल की मात्रा अधिक होती है।
इसके बाद में 618 नंबर प्रश्न है कि किसानों का मित्र कहलाने वाला डैश जटिल कार्बन पदार्थ के विघटन के साथ मिट्टी को ढीला करने में भी मदद करता है। दोस्तों किसानों का मित्र कहा जाता है केंचुआ को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा केंचुआ। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि केंचुआ को किसान का मित्र कहा जाता है क्योंकि वे जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में भी मदद करते हैं। अगला प्रश्न है 619 नंबर क्वेश्चन की मृदा के अपरदक के छोटे कणों में तोड़कर इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। कहने का मतलब है दोस्तों कि मृदा में अपरदक के छोटे कणों में तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को ही कहा जाता है दोस्तों विखंडन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा विखंडन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि मिट्टी में मौजूद डेट्राइबोर्स अपरद को छोटे छोटे कणों में तोड़ देते हैं और इस प्रक्रिया को विखंडन कहा जाता है। विखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें कि जीव टुकड़ों में विभाजित हो जाते हैं और प्रत्येक टुकड़ा अपने पेरेंट के समान आनुवंशिक रूप से एक परिपक्व क्लोन में विकसित होता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 620 नंबर क्वेश्चन की जब किसी पोषिता को एंटीजन के संपर्क में लाया जाता है तो पोषिता के शरीर में बनने वाले सजीव या मृत सजीवों या अन्य प्रोटीनों एंटीबॉडी के रूप में हो सकता है। दोस्तों इस प्रकार की प्रतिरक्षा को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों सक्रिय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा सक्रिय। इसका डिस्क्रिप्शन है कि जब एक होस्ट एंटीजन या कुछ नया रोग एंटीजन के या एजेंट के संपर्क में आता है तो मेजबान शरीर में मौजूद सफ़ेद रक्त कोशिकाएं मेजबान शरीर को उस सारी बीमारी से प्रतिरक्षा बनाने के लिए एंटीबॉडी उत्पन्न करती है। इससे विकसित प्रतिरक्षा के सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है और यह प्रकृति में लंबे समय तक चलने वाला है। दोस्तों पैसिव इम्यूनिटी की बात करें तो पैसिव इम्यूनिटी जब किसी व्यक्ति को स्वयं के माध्यम से उत्पादन करने के बजाय एंटीबॉडी दिया जाता है तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा के रूप में जाना जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 621 नंबर क्वेश्चन की गुरुत्वाकर्षण के विखंडन की गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव की प्रतिक्रिया में अंकुर और जड़ों का क्रमशः ऊपर तथा नीचे का यूर विकास क्या कहलाता है। दोस्तों वह कहलाता है जियोट्रॉपिज्म। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा जियोट्रॉपिज्म। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव में गुरुत्वाकर्षण के खिंचाव जवाब में एक पौधे या अचल जानवर की वृद्धि करके जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। दोस्तों जड़ें जो है वो नीचे की ओर बढ़ने पर सकारात्मक भू आकृति प्रदर्शित करती है, जबकि अंकुर की बात करें तो अंकुर ऊपर की ओर उठने पर ऋणात्मक भू आकृतिवाद प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 622 नंबर क्वेश्चन की सूरजमुखी के सूरज की दिशा में चलने की प्रतिक्रिया को या प्रक्रिया को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं। दोस्तों सूरजमुखी जब सूरज की दिशा में चलती है तो उस प्रक्रिया को हेलियोट्रोपिज्म कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलियोट्रोपिज्म। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हेलियोट्रोपिज्म का एक रूप है और सूरज की दिशा में या सूरज की दिशा के जवाब में पौधे के हिस्से या पत्तियां और फूल जो हैं वो एक साथ दैनिक या मौसमी आंदोलन करते हैं। दोस्तों प्रकाशानुवर्तन की बात करें तो प्रकाशानुवर्तन एक प्रकाश उद्दीपन के प्रत्युत्तर में किसी जीव की वृद्धि है। उसके बाद में थिग्मोट्रोपिज्म की बात करें तो थिग्मोट्रोपिज्म एक दिशात्मक विकास आंदोलन है जो कि एक स्पर्श उत्तेजना के लिए एक यांत्रिक प्रतिक्रिया के रूप में होता है। इसके बाद में 623 नंबर प्रश्न है कि डैश में गति पेशीय पाद की सहायता से होती है। दोस्तों वो है घोंघा। कहने का मतलब है कि घोंघा में गति जो है वो पेशीय पाद की सहायता से ही होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा घोंघा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 624 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक भेड़ की एक नस्ल है। दोस्तों भेड़ की जो एक नस्ल है वह है मेचेरी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेचेरी। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बर्बरी, जमुनापारी और बीटल ये बकरी की नस्लें हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों 625 नंबर क्वेश्चन कि जीव विज्ञान की भाषा में डैश दो जीवों के बीच एक संबंध है जिसमें कि एक जीव को लाभ होता है तथा दूसरे जीव अप्रभावित रहता है। वह प्रक्रिया है दोस्तों सहभोजत्व या सहभोजित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा सहभोजित्व। इसका डिस्क्रिप्शन है कि सहभोजित्व एक दीर्घकालिक जैव अंतःक्रिया या सहजीवन है जिसमें कि एक प्रजाति के सदस्य लाभ प्राप्त करते हैं जबकि अन्य प्रजाति के सदस्यों को न तो लाभ होता है और न ही नुकसान होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। 626 नंबर प्रश्न है कि कीट मछली को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों वो उपयोग किया जाता है पेस्टिसाइड्स का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पेस्टिसाइड्स।
इसका डिस्क्रिप्शन है कि पीसीसाइड्स अर्थात मछली नाशी एक रासायनिक पदार्थ है जो कि मछली के लिए जहरीला होता है। मछली मारने के लिए प्राथमिक उपयोग मछली की एक प्राथमिक या एक प्रमुख प्रजाति को खत्म करना है। अगला प्रश्न है 627 नंबर क्वेश्चन। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक ज्वाला मंदक है। दोस्तों प्राकृतिक ज्वाला मंदक की बात करें तो वो है डीएनए। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा डीएनए। इसका डिस्क्रिप्शन है कि डीएनए को एक प्राकृतिक ज्वाला मंदक और दमनकारी माना जा सकता है। इसकी रासायनिक संरचना आग को रोकने के लिए इसे आदर्श बनाती है। अगला प्रश्न है 628 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से एक गैर बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट कौन सा है। वह है दोस्तों प्लास्टिक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा प्लास्टिक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गैर बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक पर्यावरण की दृष्टि से सुरक्षित स्थिति में नहीं टूटते हैं। अधिकांश प्लास्टिक गैर बायोडिग्रेडेबल होते हैं क्योंकि वे प्राकृतिक रूप से टूटते नहीं हैं और मिट्टी, जल निकायों और पृथ्वी पर रहते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न 629 नंबर प्रश्न कह रहा है कि थक्का जमाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्तस्राव होना रुक जाता है और इसे क्या कहते हैं। दोस्तों इसे कहते हैं स्कंदन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा स्कंदन। इसका डिस्क्रिप्शन है कि रक्त स्कंदन एक ऐसी प्रक्रिया है जो रक्त के भीतर परिसंचारी पदार्थों को एक अघुलनशील जेल में बदल देती है और जेल प्लग रक्त वाहिकाओं में रिसाव करता है और रक्त की हानि को रोकता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 630 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश युग को स्तनधारियों का युग नाम से भी जाना जाता है। वह युग है दोस्तों नूतन जीवी अर्थात नियोजोइक। कहने का मतलब है कि नूतन जीवी या नियोजोइक युग को स्तनधारियों का युग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नूतन जीवी युग यह लगभग 65 बिलियन वर्ष पहले शुरू हुआ था और जब महान छिपकलियाँ डायनासोर विलुप्त हो गए थे। दोस्तों स्तनधारी मुख्य रूप से डायनासोर विशाल सरीसृप मेसोजोइक युग के दौरान ही रहते थे और डायनासोर के विलुप्त होने के बाद में नियोजोइक युग शुरू हुआ। अगला प्रश्न है 631 नंबर प्रश्न। 631 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है दोस्तों कि ट्रांस वसा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों ट्रांस वसा के संबंध में बात करके कौन सा कथन सही नहीं है तो पहला कथन है कि वे हाइड्रोजनीकरण की औद्योगिक प्रक्रिया से निर्मित होते हैं, जो कि बिल्कुल सही बात है। उसके बाद में WHO ने वर्ष 2023 तक उन्हें जड़ से समाप्त कर देने का ऐलान भी किया है। ये भी बिल्कुल सही बात है। हमें पता लगाना है दोस्तों जो कथन सही नहीं है किसके संदर्भ में, ट्रांस वासा के संदर्भ में जो सही नहीं है उसे चूज करना है। ये दोनों के दोनों कथन सही है। ऑप्शन सी कह रहा है कि उनका अचल जीवन सामान्य भाषा की तुलना में कम होता है। यह कथन सही नहीं है तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा पॉइंट है कि उनका उपभोग LDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ावा देता है तथा HDL कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। यह भी बिल्कुल सही कथन है। इस तरीके से ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। इसका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा कि ट्रांस भाषा में प्राकृतिक भाषा की तुलना में कम सेल्फ जीवन होता है। अगला प्रश्न है 32 नंबर क्वेश्चन। 632 नंबर प्रश्न की तने के भाग को निम्नलिखित रूप में जाना जाता है। दोस्तों तने के भाग को नोड के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा नोड। इसका डिस्क्रिप्शन है कि नोड पौधे के तने का वह भाग होता है जहां फूल, शाखाएं और पत्तियां सबसे पहले उगने लगती है। नोड्स कई पत्तियों और कलियों को पकड़ सकते हैं जिनमें बढ़ने और शाखाओं में फैलने की क्षमता होती है। इसके बाद अगला प्रश्न है 633 नंबर क्वेश्चन की मनुष्यों में हिचकी आमतौर पर निम्न शिफ्टिंग के कारण होती है। हिचकी के कारण की बात करें वह है दोस्तों डायफ्राम शिफ्टिंग के कारण। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा डायफ्राम। इसका डिस्क्रिप्शन है कि हिचकी डायफ्राम के अनैच्छिक संकुचन के कारण होता है। मांसपेशी जो कि छाती को पेट से अलग करती है और सांस लेने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। 634 नंबर क्वेश्चन के पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिणाम मादा के रूप में होता है। वह होता है दोस्तों XX। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा XX। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि पुरुष बच्चों के लिंग का निर्धारण इस आधार पर करते हैं कि उनका शुक्राणु में X या Y गुणसूत्र है या नहीं। एक X क्रोमोसोम माँ के X क्रोमोसोम के साथ मिलकर के एक बच्ची अर्थात XX क्रोमोसोम वाला बच्ची बनाता है और Y क्रोमोसोम माँ के साथ मिलकर के एक लड़का अर्थात XY बनाता है।
इसके बाद में 635 नंबर क्वेश्चन बन रहा कह रहा है कि मिट्टी पौधे को किस सूक्ष्म पोषक तत्व की आपूर्ति करती है। वह करती है दोस्तों जस्ता की आपूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा जस्ता। इसका डिस्क्रिप्शन होगा कि अपेक्षाकृत बड़ी मात्रा में मिट्टी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर की आपूर्ति करती है और इन्हें अक्सर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। दोस्तों मिट्टी अपेक्षाकृत कम मात्रा में लोहा, मैग्नीज, बोरॉन, मोलिब्डेनम, जस्ता, तांबा, क्लोरीन और कोबाल्ट तथा कथित सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति भी करती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हम लोगों का 636 नंबर प्रश्न। रेशम की प्राप्ति किस प्रकार के जीवों से की जाती है। दोस्तों रेशम की प्राप्ति की जाती है कीट से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कीट। इसका डिस्क्रिप्शन होगा कि सबसे प्रसिद्ध रेशम जो है वो है दोस्तों सहतूत रेशम कीट। ये बॉम्बेक्स मोरी के लार्वा से या लार्वा के कोनून से भी प्राप्त किया जा सकता है, जिसे कि कैद में पाला जाता है। दोस्तों रेशम कई कीड़ों के द्वारा निर्मित होता है, लेकिन आमतौर पर कपड़ा निर्माण के लिए केवल मोथ कैटरपिलर के रेशम का उपयोग किया जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 637 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा युग्म परजीवी संबंध का प्रतिनिधित्व करता है। वह समूह है दोस्तों कुत्ते कीलनी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें जो कि कह रहा है कि कीलनी और कुत्ता एक सहजीवी संबंध साझा करते हैं, जिसे कि परजीवी के रूप में वर्णित किया जा सकता है। दोस्तों सहजीवन दो जीवों के बीच का संबंध है जहां पर एक या दोनों जीव को लाभ मिलता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 638 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन एक प्रकार का कवक नहीं है। वह है दोस्तों गोनियोलेक्स। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा गोनियोलेक्स, जो कि एक प्रकार का कवक नहीं है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि गोनियोलेक्स डाइनोफ्लैगेट्स की एक प्रजाति है, जो कि दो अलग अलग फ्लैगेला के साथ जलीय जीव है और एक पीछे की ओर फैला हुआ है और दूसरा पार्श्व खांचे में कोशिका के चारों ओर लपेटता है, जो कि जीव को घूर्णी गतिशीलता से बचाए रखने में मदद करता है। इसके बाद अगला प्रश्न है 639 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन से जीव जीवाणु ऐंठन के द्वारा प्रजनन करते हैं। वे जीवाणु है दोस्तों राइजोपस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा राइजोपस। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि राइजोपस प्रजातियां फिलामेंट ब्रांचिंग हाइपवे के रूप में विकसित होती है, जिन्हें कि आमतौर पर क्रॉस दीवारों की कमी होती है, यानी कि वे कोइनोसाइनिट या कोइनोसाइटिक हैं। दोस्तों वे अलैंगिक और यौगिक बीजाणु बनकर के प्रजनन करते हैं। अलैंगिक प्रजनन में बात करें तो एस्पेरोगियोस्पोर्स एक गोलाकार संरचना एस्पेरोगियम के अंदर उत्पन्न करते हैं। कहने का मतलब है कि दोस्तों जो अलैंगिक प्रजनन है उसमें एस्पेरोगियोस्पोर एक गोलाकार संरचना में एस्पेरोगियम के अंदर ही उत्पन्न होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगले प्रश्न को। 640 नंबर प्रश्न कह रहा है कि डैश पत्ती का तने जैसा एक भाग होता है जो कि पत्ती को तने से जोड़ता है। वह होता है दोस्तों पर्णवृंत। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा पर्णवृंत। इसका डिस्क्रिप्शन है कि पर्णवृंत में छोटी नालिका होती है छोटी नलियाँ होती है जो कि पौधे के ब्लेड पर सिराओं के तने को जोड़ती है। दोस्तों इनमें से कुछ पत्ती तक जल परिवहन को सक्षम करते हैं, जबकि अन्य भोजन के पत्ती दूर पौधों के अन्य भागों में ले जाते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 641 नंबर प्रश्न की फूल के लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग के मुख्य रूप से डैश नामक पिगमेंट से प्राप्त होता है। दोस्तों फूल के लाल, गुलाबी, नीले और बैंगनी रंग जो है वो मुख्य रूप से एंथोसियानिन नामक पिगमेंट से प्राप्त होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा एंथोसियानिन। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एंथोसाइनिन फेनोलिक समूह से संबंधित रंगीन पानी में घुलनशील पिगमेंट होते हैं। पिगमेंट ग्लाइकोसिलेटेड रूप में होते हैं। और इसके बाद में थाइनोसाइनिन की बात करें तो थाइनोसाइनिन फल और सब्जियों में रंगों के लिए जिम्मेदार है। जामुन, किशमिश, अंगूर और उसके बाद में कुछ उष्णकटिबंधीय फल उच्च एंथोसाइनिन सामग्री हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। 642 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी दिए गए क्षेत्र में सजीवों अर्थात पौधों तथा पशुओं दोनों की कुल संख्या क्या कहलाती है। दोस्तों वह बायोमास कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा बायोमास। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बायोमास एक निश्चित समय में किसी दिए गए क्षेत्र या पारिस्थितिकी तंत्र में रहने वाले जैविक जीवों का द्रव्यमान है। दोस्तों बायोमास की बात करें तो यह प्रजाति बायोमास को संदर्भित कर सकता है, जो कि एक या
अधिक प्रजातियों का द्रव्यमान है, या फिर सामुदायिक बायोमास है जो कि समुदाय में सभी प्रजातियों का द्रव्यमान है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 643 नंबर क्वेश्चन की एक वृक्ष की छाल के भीतर सजीव कोशिकाओं की पतली परत क्या कहलाती है। दोस्तों, एक वृक्ष की छाल के भीतर जो सजीव कोशिकाओं की एक परत होती है उस पतली परत को दोस्तों कैम्बियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कैम्बियम। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि छाल ठीक अंदर जीवित कोशिकाओं की एक पतली परत को, छाल के ठीक अंदर जो एक जीवित कोशिकाओं का एक परत होता है तो उस पतली परत को ही कैम्बियम कहा जाता है। और यह पेड़ का वह हिस्सा होता है जो नई कोशिकाओं को बनाता है और जिससे कि पेड़ हर साल व्यापक हो जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 644 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक जैव रासायनिक यौगिक कोई भी कार्बन आधारित यौगिक है जो कि सजीवों में पाया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कि एक जैव रासायनिक यौगिक कोई भी कार्बन आधारित यौगिक है जो कि सजीवों में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एक जैव रासायनिक यौगिक कोई भी यौगिक है जिसमें कार्बन होता है और यह सजीवों अर्थात जीवित जीवों में पाया जाता है। वे विकास, पाचन, श्वसन सहित जीवन की हर प्रक्रिया में शामिल हैं। जैव रासायनिक यौगिकों के 4 वर्ण हैं, वह दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, वसा और उसके बाद में न्यूक्लिक अम्ल। इसके बाद में अगला प्रश्न है 645 नंबर क्वेश्चन, मार्बल कैंसर क्या है। मार्बल कैंसर की बात करें दोस्तों तो मार्बल कैंसर जो है वो अम्ल वर्षा के कारण संरक्षण का क्षय है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अम्ल वर्षा के कारण संक्रमण का क्षय ही मार्बल कैंसर कहलाता है। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि मार्बल कैंसर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड की प्रक्रिया के द्वारा मार्बल से बनी इमारतों और मूर्तियों की क्षरण को संदर्भित करता है। प्रदूषण में मौजूद SO2 और NO2 नई इमारतों पर जमा हो जाते हैं। दोस्तों, ये ऑक्साइड हवा से नमी को अवशोषित कर लेते हैं और संबंधित एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं और जंग का कारण बनते हैं। इसके बाद में अगला प्रश्न है 646 नंबर प्रश्न की हाइबरनेशन या शीत निद्रा शब्द की परिभाषा क्या है। दोस्तों, इसकी परिभाषा की बात करें तो इसका परिभाषा है कुछ पशुओं में शीत ऋतु के दौरान कम चयापचयी गतिविधियों की अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि कुछ पशुओं में शीत ऋतु के दौरान कम चयापचयी गतिविधियों की अवस्था। दोस्तों, हाइबरनेशन न्यूनतम गति अवधि या गतिविधि की स्थिति है जिसके परिणाम स्वरूप कम चयापचय दर होती है और सर्दियों में ज़्यादा खाने के बिना जीवित रहती है। दोस्तों, हाइबरनेशन की बात करें तो हाइबरनेशन के दौरान जानवर के शरीर का तापमान गिर जाता है और उसके दिल की धड़कन और उसकी सांस धीमी हो जाती है जिससे कि वह ज़्यादा ऊर्जा का उपयोग नहीं कर पाता है। दोस्तों, हाइबरनेट करने वाले जो जानवर हैं उनमें ध्रुवीय भालू, चमगादड़, कृंतक आदि शामिल होते हैं। अगला प्रश्न है 647 नंबर क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन सा पौधे मांसाहारी है। दोस्तों, वह पौधा जो मांसाहारी है उस पौधा का नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसका डिस्क्रिप्शन है कि वीनस फ्लाई ट्रैप उत्तरी कैरोलिना और दक्षिणी कैरोलिना में संयुक्त राज्य के पूर्वी तट पर उष्णकटिबंधीय आर्द्रता भूमि के मूल निवासी एवं मांसाहारी पौधा है। इसके बाद में अगले प्रश्न को देखते हैं तो 648 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। दोस्तों, दुनिया का सबसे छोटा पक्षी की बात करें तो वह है बी हिमिंग बर्ड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी हिमिंग बर्ड। इसका डिस्क्रिप्शन है कि बी हिमिंग बर्ड की एक प्रजाति है जो कि दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है। अगला प्रश्न है 649 नंबर क्वेश्चन की धानी प्राणियों की एक विशिष्ट विशेषता क्या है। दोस्तों, धानी प्राणियों की जो एक विशिष्ट विशेषता है वह है कि वे अपने बच्चों को थैली में रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, वे अपने बच्चों को थैली में रखते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है कि धानी प्राणियों अर्थात मार्सिपियोल्स की विशिष्ट विशेषता यह है कि वे अपने बच्चों को पाउच में रखते हैं या थैलियों में रखते हैं। उसके बाद में मार्सुपियोल्स स्तनधारियों का एक समूह होता है या एक समूह है जिसे कि पाउच वाली स्तनधारी भी कहा जाता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 650 नंबर क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन जीव विज्ञान की एक महान प्रतिमान नहीं है। वह दोस्तों आर्किमिडीज का सिद्धांत, यह जीव विज्ञान का एक नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इनका संबंध फिजिक्स से अर्थात भौतिकी से है। इसके अलावा मंडल का अनुमानसिक नियम, तुलनात्मक जैव रसायन की स्थापना और उसके बाद में डार्विन का क्रम विकास सिद्धांत, ये सारे के सारे जो हैं वो जीव विज्ञान से संबंधित है। इसका डिस्क्रिप्शन को देखें तो
इसका डिस्क्रिप्शन कह रहा है कि आर्किमिडीज के सिद्धांत में कहा गया है कि एक तरल पदार्थ में डूबे निकाय पर लगाने जाने वाले ऊपर की ओर उछाल वाली शक्ति, चाहे वह पूरी तरीके से हो या आंशिक रूप से हो, वह जलमग्न हो, तरल पदार्थ के वजन के बराबर है, जो कि निकाय विस्थापित तरल पदार्थ के द्रव्यमान के केंद्र के ऊपर की दिशा में कार्य करता है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 651 नंबर क्वेश्चन की पर्सिया अमेरिकाना को आमतौर पर किसके नाम से जाना जाता है। दोस्तों पर्सिया अमेरिकाना को आमतौर पे बात करें तो उसे एवोकैडो के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, एवोकैडो। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि एवोकाडो, जिसे कि पर्सिया अमेरिकाना के नाम से भी जाना जाता है, और दक्षिण मध्य मैक्सिको में संभावित उत्पत्ति वाला एक पेड़ है, जिसे कि फूल पौधे परिवार के सदस्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसके बाद में अगला प्रश्न है 652 नंबर क्वेश्चन के म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, उसके बाद में मस्क्यूलरिस, और उसके बाद में दोस्तों एडवेंटिटा। ये डैश की दीवार की 4 परतें हैं। वह है दोस्तों गैस्ट्रोइंटेस्टाइटा का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, गैस्ट्रोइंटेस्टाई। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक के लुमेन के आसपास की गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल दीवार विशेष ऊतक की 4 परतों से बनी होती है। वह दोस्तों म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, उसके बाद में मस्क्यूलरिस, और उसके बाद में दोस्तों चौथा है एडवेंटिटिया। अगला प्रश्न है 653 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लंबे बालों वाले स्तनधारी का नाम बताएं जो कि हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। वह है दोस्तों याक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, याक। इसका डिस्क्रिप्शन है कि घरेलू याक एक लंबे बालों वाले पालतू जानवर है जो कि भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्रों, तिब्बती पठार और बात करें तो उत्तर के मंगोलिया और रूस तक पाया जाता है, और यह एक जंगली याक का वंशज है। अगला प्रश्न दोस्तों 654 नंबर प्रश्न और आज के सेशन का आखिरी प्रश्न, और कुल मिलाकर बात करें तो बायोलॉजी सेक्शन अर्थात जीव विज्ञान सेक्शन का आखिरी प्रश्न, जो कि कह रहा है कि शरीर में डैश की अत्यधिक मात्रा गठिया की वजह से बनती है। दोस्तों शरीर में किसकी मात्रा अत्यधिक होती है जिससे कि गठिया बनती है। कहने का मतलब है कि शरीर में डैश की अत्यधिक मात्रा गठिया की वजह बनती है। वह है दोस्तों यूरिक अम्ल। कहने का मतलब है कि शरीर में जब यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो यही मात्रा बढ़ने की वजह से गठिया बन जाती है या गठिया का रूप लेती है। तो ये गठिया का वजह है कौन दोस्तों, यूरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, यूरिक अम्ल। इसके डिस्क्रिप्शन को देखें तो कह रहा है कि गाउट शुरू में रक्त में यूरिक एसिड की अधिकता या उसके बाद में हाइपर यूरिस्मिया के कारण होता है। दोस्तों शरीर में प्यूरिन के टूटने के दौरान यूरिक अम्ल का उत्पादन होता है, और रासायनिक यौगिक जो कि मांस, मुर्गी और समुद्री भोजन जैसे कुछ खाद्य पदार्थों की उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करें तो हम लोग इस प्रश्न के साथ ही आज के सेशन को यहीं पर स्थगित करेंगे, और मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में बचे हुए जो सेगमेंट बचे हुए हैं, जिसमें कि अर्थशास्त्र को कवर करना है, भौतिकी और रसायन को कवर करना है। इस तरीके से इन 3 सेगमेंट को कवर करने के बाद हम लोग पूर्ण रूप से कवर करेंगे या कंप्लीट करेंगे हम लोग दोस्तों इस पिनाकिल पब्लिकेशन की पुस्तक को। फिलहाल आज के सेशन को हम लोग यहीं पर स्थगित करेंगे, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।